सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। रीट का आगाज हो गया है भाई, अच्छी तरह से हो गया है और सभी तैयार हो जाएं। आज बहुत ज़बरदस्त प्रश्नोत्तरी लेकर आपके सामने आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है RTE 2009, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबको ध्यान होगा। कुल इसमें 38 धाराएं हैं और इन 38 धाराओं में जो मुख्य मुख्य इम्पोर्टेंट धाराएं हैं वो सारी की सारी आज की क्लास में याद कर लेंगे भाई। आज की कक्षा में ये सारी धाराएं अपने को याद करनी है। हाँ नमस्कार जी, भादरा से प्रणाम, नमस्कार, बहुत बढ़िया जी, सबको नमस्कार। सभी विद्यार्थियों को राम राम, सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बहुत अच्छे से जुड़ जाएं। राम राम गुरु जी, सुखविंदर जी राम राम, भादरा से प्रणाम, सुरेश जी आपको भी प्रणाम। सभी साथी जुड़ें। आज एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं और निश्चित तौर पर इससे आपको मैक्सिमम लाभ मिलेगा। 3 प्रश्न लगभग आपके इसी में से आ जाएंगे। हम लोग आज जो प्रश्न करने जा रहे हैं 3 प्रश्न इसमें से 100% आ जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ इंद्रपाल जी नमस्कार। सभी साथियों को शेयर कर दीजिए, आज की क्लास बता दीजिए सबको। शुरू करें। हाँ गुड इवनिंग प्रीति जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। गैरी सिंह जी नमस्कार, सबको नमस्कार, राम राम। बहादुर सिंह जी, बहुत बढ़िया लगता है भाई बच्चों, एक नई हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह से। खत्री ताऊ जी राम राम, रमेश कुमार जी राम राम, टिब्बी से। हाँ वीरेंद्र जी नमस्कार। हाँ चाय खाना सब साथ साथ लेके रख लो और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आई एम योर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। रॉयल मेहर जी नमस्कार, हाय गुड इवनिंग। भादरा से प्रणाम, फेंकू पंकज जी प्रणाम, नमस्कार। साथ साथ नमस्कार करते रहिए, साथ साथ उत्तर दीजिए। कुछ उत्तर आने लग गए हैं बच्चों के, कुछ बच्चे सी उत्तर दे रहे हैं। सी उत्तर आ रहा है कुछ बच्चों का। दिनेश जी ने सी उत्तर दिया। हाँ राम राम जी, बिल्कुल राम राम सबको। सलीम खान जी राम राम, नमस्कार। देखो सी उत्तर दिया कुछ बच्चों ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की क्लास आपके सामने है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको समझेंगे और साथ जुड़े सारे। एक तो कोठारी आयोग जो है इसको 1964 कर लीजिए, ये थोड़ी सी गलती है। शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन, पढ़ाई ऐसी हो जिसमें बर्डन ना हो। ये सबसे पहले कब दिया गया? प्रश्न की भाषा बड़ी कई बार कंफ्यूज करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि भाई NCF होगा, लेकिन इसका सही उत्तर है यशपाल कमेटी 1993। और याद कर लो यशपाल कमेटी 1993, इसकी रिपोर्ट जो है कब आई थी? इसकी रिपोर्ट आई थी सन 2000 में। यशपाल कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी? सन 2000 में आई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षा बिना बोझ के। साथ ही याद कर लो इसमें प्रोफेसर रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक निबंध लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और प्रगति, यह निबंध लिखा था। इस निबंध से प्रेरित होकर प्रोफेसर यशपाल ने जो है ये सूत्र दिया था शिक्षा बिना बोझ के। बहुत ही हाँ इम्पोर्टेंट। हाँ कोई बात नहीं, टॉपिक क्लियर करेंगे हम लोग। खत्री जी रोजाना क्लास लो, बिल्कुल क्लास अभी रोजाना आगे हो ही जाएगी। आपको इस टॉपिक में पूरा कंप्लीट 38 की 38 धाराएं याद करवानी। मैंने सारी 38 की 38 धाराएं आपको याद करवा दूंगा मैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम बात कर रहे थे, देखो अगर पूछ ले कुदरती राष्ट्रीय शिक्षा नीति दे रखी है ऊपर ऊपर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। एक तो इसमें याद कर लो कि जितने भी खुला विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे अपने यहाँ कोटा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है, खुला विश्वविद्यालय का जो प्रस्ताव है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का है, याद कर लो। साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का जो सुझाव है वो भी 1986 की शिक्षा नीति का है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, खुला विश्वविद्यालय और व्यावसायिक शिक्षा। दूसरा कोठारी आयोग के बारे में भी 1-2 बातें याद करो। कोठारी आयोग के बारे में एक तो कर लो त्रिभाषा फार्मूला, ये बहुत पूछते हैं। त्रिभाषा सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट, कोठारी आयोग का दिया हुआ त्रिभाषा सूत्र जरूर याद करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही कोठारी आयोग के बारे में याद कर लो कि सामाजिक अध्ययन का सुझाव सब्जेक्ट का, सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट का
सुझाव उच्च माध्यमिक कक्षाओं के अंदर किसने दिया था? कोठारी आयोग ने। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके सामने। लाइक शेयर करते रहो, अपने साथियों को जोड़ें। बीकानेर में आप ही साइकोलॉजी बिल्कुल करवा देंगे, सरां जी बिल्कुल करवा देंगे, खत्री जी रोजाना क्लास लें, बिल्कुल कर देंगे रोजाना। बस ये टॉपिक कर लो तो बिल्कुल आपका उत्तर शिक्षा बिना बोझ के यशपाल कमेटी 1993 जिसकी रिपोर्ट सन 2000 में आई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। सर साइकोलॉजी दोबारा शुरू कर दो, कर देंगे बस ये। इसके बाद एक टेस्ट और है और फिर उसके बाद साइको के टॉपिक अपने देखते हैं, टॉपिक वाइज आएंगे, एक एक टॉपिक लेकर आएंगे। आप उतने साथियों को शेयर करें। कोटि कोटि प्रणाम प्रमिला जी, आपको भी प्रणाम, नमस्कार, सबको आशीर्वाद। जुड़े साथी। आरटी एक्ट 2009 थोड़ा ध्यान कर लो, कई बार बच्चों ने टॉपिक नहीं पढ़ा होता। राइट टू एजुकेशन एक्ट इसकी फुल फॉर्म है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, और इसको कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आना ही आना। इसमें से 2-3 क्वेश्चन रमेश जी खत्री जी बहुत तकड़ो, बिल्कुल बहुत तकड़े टॉपिक हैं ये, और इनमें से प्रश्न भी 3-3, 2-2 प्रश्न सब में से आने। आरटी एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो लगभग बच्चे उत्तर दे रहे हैं। झालावाड़ से सोनू जी प्रणाम, दूर दूर से बच्चे जुड़ रहे हैं, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, शेयर कर दीजिए। झालावाड़ से दंडवत प्रणाम सोनू जी, हाँ बिल्कुल। तो उत्तर भी दीजिए साथ में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटी एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन इसमें जब लागू हुआ था तो क्या याद करना है? जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान करो। एक मील का पत्थर याद करो, 1 दिसंबर 2002, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है। 1 दिसंबर 2002 मोस्ट इंपॉर्टेंट तारीख है। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 1 दिसंबर 2002 को 86वां संविधान संशोधन हुआ। इंपॉर्टेंट बात है। और इस संशोधन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट बातें याद कर लो। एक तो आप सबको ध्यान है भी भाग 3 के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, भाग 3 में स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का मूल अधिकार, स्वतंत्रता का मूल अधिकार जो है उसमें अनुच्छेद 21 में ए या अनुच्छेद 21 में क जोड़कर, ए या क जोड़कर ये मूल अधिकार बनाया गया। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1 दिसंबर 2002 को स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंदर अनुच्छेद 21 में ए जोड़ के, तो आपका क्या बन गया भाई? 21A में। पूछते होते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट कहाँ वर्णित है? 21A में वर्णित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक ये भी ध्यान कर लो, बिल्कुल एक बच्चे ने लिखा है कि जी 5 अगस्त 19 से, तो ये जो जम्मू कश्मीर वाला है तो आप सबको ध्यान है भी 5 अगस्त 19 को जम्मू कश्मीर को जो है 370 हटाने के बाद भारत के अंदर पूरी तरह से 100% जो शामिल कर लिया गया है, तो इसलिए अब ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम वहां पर भी लागू होगा। दूसरी बात है 86वें संविधान संशोधन की एक और इम्पोर्टेंट बात, ज्ञान आपके लिए खूब सारा ज्ञान का भंडार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास है, तो साथी जुड़े, औरों को शेयर करें। दूसरा इसके अंदर एक और याद करो कि जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं, मूल कर्तव्य 51 के में वर्णित हैं, उनमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य क्या था? माता पिता का दायित्व, कि माता पिता की भी तो जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। माता पिता का दायित्व कहाँ जोड़ा गया? 11वें मूल कर्तव्य के अंतर्गत। वो भी कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2-3 बात और हैं, एक याद कर लो, 20 जुलाई 2009 को पहले राज्यसभा में पास हुआ, 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पास हुआ, और साथ ही लोकसभा में भी याद कर लो 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पास हुआ। तो मेरे बच्चों इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिल्कुल। हाँ, ये YouTube पे क्लासें करा देंगे आपको, आप जुड़े रहें।
बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए। एक बात और याद कर लो, दुनिया का पहला देश, सर्वप्रथम नॉर्वे ऐसा देश था जिसने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया था। सबसे पहले नॉर्वे, हाँ नोट्स भी दे देंगे, पीडीएफ पे डलवा देंगे। सबसे पहले नॉर्वे ऐसा देश था दुनिया में जहां शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। और भारत का पूछ लें तो भारत 135वां देश है जहां पर ये नियम अधिनियम लागू हुआ। भारत 135वां देश है। हाँ, राजस्थान में प्रमिला बिश्नोई कह रही है 2011, आगे क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट, तो ध्यान देते रहें भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है। और साथियों को जोड़ें, शेयर करें, आगे बढ़ें। और आपको एक से एक बढ़िया क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं। और अगर क्वेश्चन आपको वास्तव में ज्ञान दे रहे हैं तो लाइक शेयर करते रहिए सारे। हाँ, गुड इवनिंग जी, नमस्कार जी सबको। हाँ तो शेयर करें, सही बात है जी, अपने साथियों को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आरटी एक्ट 2009 में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? ये प्रश्न भी आया हुआ है बीच में किसी पेपर में, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। हाँ, ये केंद्र राज्य का हिस्सा भी बताऊंगा, क्वेश्चन आएगा जी आगे सुशील जी। आगे कुछ क्वेश्चन है जिनमें आपको केंद्र राज्य के हिस्से 11वीं योजना, 12वीं योजना और वर्तमान में कितने ऐसा बताऊंगा। आरटी एक्ट 2009 के बारे में आज चलेगी ना, देखना लगाना यार, आवाज थोड़ी कम आ रही होगी ना, थोड़ा सही कर रहा हूँ माइक। आप उत्तर दीजिए, उतने उत्तर दीजिए, जबरदस्त। हाँ विकास मोहन जी, बिल्कुल सही बात है, शेयर करवाओ आगे से आगे, सबका लाभ होना चाहिए, सबको फायदा होना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था आपको, कुछ थोड़ा सा याद कर लो। इसमें कुल 7 अध्याय हैं। कुल इसमें कितने अध्याय हैं बच्चों? 7 अध्याय हैं। अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इनको थोड़ा सा एक मिनट के लिए समझ लो। अध्याय 1 में धारा कौन कौन सी है? अध्याय 1 में धारा 1 और धारा 2 याद कर लो। इस अध्याय का नाम है प्रस्तावना। ऐसे पूछते होते हैं, अध्याय 1 का नाम क्या भी? प्रस्तावना। और इसमें धारा 1 और धारा 2 है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर है भाई अध्याय 2, इसमें धारा 3, 4 और 5 है। और इस अध्याय का नाम है जी विस्तार। इस अध्याय का नाम है विस्तार, याद कर लो। अध्याय 1 का नाम है प्रस्तावना, अध्याय 2 का नाम है विस्तार। अध्याय 3 के अंदर कौन कौन सी धाराएं भाई? 6 से 11। एक धारा याद करा दूंगा मैं आपको, किस धारा में क्या है। जुड़े रहें। खत्री जी, थारी वाणी मीठी लगे जी, बिल्कुल अपने बच्चों को मीठी क्यों नहीं लगेगी। और तुम लोग आते हो जो स्क्रीन पे सुनते हो, ये मुझे बड़ा मीठा लगता है। साथियों को जोड़ें, खुद भी बड़ा आनंद लें क्लास का। तो 6 से 11 याद कर लो। इस धारा का, इस अध्याय का नाम है सरकार व प्राधिकारी के कर्तव्य। सरकार व प्राधिकारी के कर्तव्य। लेकिन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्याय 4 है। अध्याय 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, धारा 12 से धारा 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका नाम है भाई शिक्षकों व विद्यालयों के उत्तरदायित्व। शिक्षकों व विद्यालयों के उत्तरदायित्व बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अध्याय है। और इसी अध्याय के अंदर से अपना पूरा सिलेबस, सर जी कोर्स चेंज हुआ लेकिन अपने साइको में कोई कोर्स में कोई चेंज नहीं है, एसएसटी वगैरह में चेंज है। फिर इसी प्रकार अध्याय 5 जो है, इसमें धारा है 29 व 30। और इस अध्याय का नाम है पाठ्यक्रम। इस अध्याय का नाम है पाठ्यक्रम, इस भाग का नाम है पाठ्यक्रम। फिर अध्याय 6, इसमें 31 से 34वीं धारा है और इसका नाम है बाल अधिकार संरक्षण। बाल अधिकार संरक्षण। और अंतिम जो है उसमें है 35 से 38 और इसका नाम है प्रकीर्ण। तो आपका उत्तर आपकी स्क्रीन पे है। इसमें कुल 7 अध्याय हैं और साथ में 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने ये टॉपिक है। और आपके सिलेबस में धारा 12 से 28 है। रोहितास जी मनोविज्ञान घोल के पी रखी है, बिल्कुल मनोविज्ञान आपको सफलता दिलाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, एक से बढ़ के क्वेश्चन आ रहे हैं। सब्सक्राइबर बढ़ाएं, साथियों को शेयर करें, ग्रुपों में डालें कि भाई और टॉपिक बहुत जबरदस्त टॉपिक है। आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत आयु अनुसार प्रवेश का प्रावधान है?
याद करना शुरू करते हैं, साथ साथ में उत्तर देते जाइए। धारा 14 बताएंगे, बिल्कुल सारी धाराएं बताएंगे, 1 से लेकर 38 की 38 धाराएं आज की क्लास में आपके सामने आ रही हैं। आप तो बस परसेंटेज शेयर बढ़ाते रहिए। गुरु जी केक एक लाइक आ गया, हाँ केक ख्वास यहाँ थाने थे, आज होगा जब कोचिंग पर है, बिल्कुल खिलाएंगे। परमात्मा सबको केक खिलाने लायक बनाए, कामयाब करे। आरटी एक्ट की धारा कौन सी है जिसमें आयु अनुसार प्रवेश है? तो उत्तर आने लग गए भी बच्चों के। शर्मा प्रवीण डी उत्तर आया। धारा 4 बिल्कुल, रोहतास कांगड़ा 4। तो देखेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको रट्टा मारना है, मेरे साथ साथ बोलिए। धारा 4 आयु अनुसार, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। धारा 4 आयु अनुसार, आयु अनुसार धारा 4, तो याद हो जाएगा। धारा 4 में क्या कहता है कि आयु अनुसार प्रवेश का प्रावधान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है ये। एक संस्था होती थी, आजकल बंद हो गई, BRC संस्था, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। तो इसमें क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जिसकी उम्र मान लीजिए 9 वर्ष है, 9 वर्ष है और वो कभी विद्यालय नहीं गया, 9 वर्ष का बच्चा कभी विद्यालय नहीं गया, तो अगर वो विद्यालय जाता तो 6 वर्ष का पहली में होता, 7 का दूसरी में, 8 का तीसरी में, 9 का चौथी में। तो ये जो धारा 4 है ये कहती है कि वो भले कभी विद्यालय नहीं गया, उसकी क्या परिस्थिति रही, लेकिन उसको आप चौथी क्लास में ही एडमिशन देंगे, आप उसको चौथी क्लास में ही एडमिशन देंगे। और उसको बराबर लाने के लिए वो, हाँ बिल्कुल, ड्रॉप आउट बच्चा, कई बार प्रश्न आता होता है कि ड्रॉप आउट किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न है। ड्रॉप आउट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पहली में तो एडमिशन ले लिया था, लेकिन उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी पढ़ नहीं पाया, तो वो ड्रॉप आउट हो गया। तो धारा 4 आयु अनुसार, और इस बच्चे को बराबर लाने के लिए सरकार ने BRC पे ट्रेनिंगें देती है। तो अब तो ट्रेनिंगें BRC पे नहीं होती, अपने को ही करना है। याद कर लो भाई, धारा 1 बड़ा सिंपल है। धारा 1 में अर्थ व परिचय, अर्थ व परिचय बड़ा सिंपल है। देखो कोई फिल्म शुरू होती है तो पहले उसकी नंबरिंग आती है, स्टारिंग आती है। खत्री सर जी चटक मटक के पगे लागू आ गयो के मयंक थोड़ा सा लेट हो गयो, राम राम। तो भाई अर्थ और परिचय धारा 1 में, तो कोई फिल्म शुरू होती है तो सबसे पहले उसका नाम परिचय होता है। दूसरा भाई धारा 2, तो धारा 2 में कठिन शब्दावलियों के अर्थ हैं, कठिन शब्दावली और उसके अर्थ, कठिन शब्दावली और उसके अर्थ कहाँ हैं भाई धारा 2 में? तो याद कर लो, अर्थ और परिचय कहाँ है? धारा 1 में, और धारा 2 में कठिन शब्दावली और उसके अर्थ हैं। धारा 3 का रट्टा मार लो। धारा 3 कहती है 3 कदम पर शिक्षा, 3 कदम पर शिक्षा। याद कर लो कि पढ़ाई बच्चे के नजदीक होनी चाहिए, कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहना चाहिए। बालक के नजदीक, बालक के नजदीक निशुल्क शिक्षा, बालक के नजदीक निशुल्क शिक्षा। तो याद करो भाई, धारा 3 कदम पे शिक्षा, धारा 3 में 3 कदम पे शिक्षा, और धारा 4 आयु अनुसार, रट्टा मार लो, धारा 4 आयु अनुसार, धारा 4 आयु अनुसार। तो शाबाश मेरे विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है, अपने साथियों को और शेयर करें, ग्रुपों में डालें, अपने दोस्तों को कहें आ जाओ भाई, लेट हो रहे हो आप लोग। आरटी एक्ट की 2009 की किस धारा में कक्षा 8 तक वर्ष भर भी कभी भी बच्चा टीसी मांगे तो उसे टीसी देनी होगी? वर्ष भर में कभी भी बच्चा टीसी मांगे तो उसे टीसी देनी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी धारा में? तो हमने धारा 3 तो पढ़ ली। धारा 3 में तो अभी बात आई कि बच्चे के नजदीक निशुल्क शिक्षा मिले, बच्चे के आसपास निशुल्क शिक्षा मिले, ये हमने पढ़ लिया। बच्चे के नजदीक निशुल्क शिक्षा हमने पढ़ लिया, धारा 3। फिर उसके बाद धारा 4 अभी पढ़ी हमने, आयु अनुसार प्रवेश, आयु अनुसार प्रवेश, धारा 4 पढ़ ली। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, धारा 5 और धारा 6। तो बताएं भाई, किस धारा में 8वीं तक टीसी वर्ष भर कभी भी मांगे तो टीसी देनी होगी? हाँ राम राम जी, सबको राम राम। कुछ बच्चे कह रहे हैं धारा 6, कुछ सी बता रहे हैं। 2 ही ऑप्शन है, 50-50 कर दिया मैंने। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में 50-50 होता है, तो 50-50 कर दिया। एक रट्टा मार लो, आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। एक रट्टा मार लो, 5-15, 5-15, 5-15, 5 में टीसी, 15 में प्रवेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 में लिखा है कि कभी भी मांगने पर, कभी भी मांगने पर टीसी से इनकार नहीं किया जा सकता। बच्चे को टीसी चाहिए कि मैं जी दूसरे स्कूल में पढ़ूंगा,
कभी भी मांगने पर टीसी से इनकार नहीं कर सकते। और 15 में है कि पहली से 8वीं कक्षा तक प्रवेश वर्ष भर चलेगा, प्रवेश वर्ष भर चलेगा। तो देखो आपके सामने कितना सिंपल सा हिंट है, 5-15 5-15 5-15 मेरे बच्चों, 5 में टीसी मांगने पर देनी होगी, 15 में प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते, पूरे साल प्राइमरी और मिडिल में प्रवेश चलते रहते हैं। तो बहुत अच्छे प्रश्न आपके लिए हैं। जितने लाइव हो गए उतने लाइक भी कर दीजिए। लाइव 500 हो गए मेरे बच्चों, बड़े धन्यवाद। साथियों को जोड़ो और भाई लाइक भी पूरे कर दो जो नए आए हैं। आपको कोई डबल लाइक के कोई डबल अंगूठे होते हैं तो वो भी कर दो, क्योंकि लाइक ही हमारी डोज है। विद्यार्थियों, आपके लिए जो ये टॉपिक बनाते हैं उसमें जान लड़ानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो याद कर लो, धारा 5 में टीसी, 15 पे प्रवेश, 5-15 5-15 5-15 याद कर लो। और धारा 6 अभी आगे चलते हैं, उसमें आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको रट लो। 38 की 38 धाराएं आपको रटा दूंगा। रोहतास कांगड़ा मनोविज्ञान के चौधरी खत्री सर, धन्यवाद भी आपका। गुरुजी घाघरो घुमा के पगा लागू, मोहित बिश्नोई, बहुत बढ़िया भाई, तारो घाघरो ही है, घूमतो रहे और तरक्की करो। घाघरा वाली भी आज है थारे घरे और कामयाब हो जाएं। साथियों, अगला क्वेश्चन, आरटी एक्ट की किस धारा में केंद्र राज्य वित्त अनुपात का उल्लेख है? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो अभी एक बच्चा पूछ रहा था कि सर कैसे कैसे है वित्त अनुपात है, तो अब देखें भी केंद्र राज्य वित्त अनुपात कैसे कैसे उसकी बात करते हैं। तो याद कर लो, अभी मैं कह रहा था धारा 6 आगे बताऊंगा, तो याद कर लो भाई। धारा 6 कहती है कि सरकार को प्राथमिक स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध कराना होगा, और सरकार को मिडिल स्कूल 2 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध कराना होगा। और ये जो दोनों स्कूल हैं, ये एक्ट के लागू होने के 3 वर्ष के भीतर ये सुविधा करनी पड़ेगी। 3 वर्ष के भीतर ये सुविधा करनी पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई आपको याद करना है। 1 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल और 2 किलोमीटर पे मिडिल स्कूल सरकार को खोलना होगा, यानी 2010 में लागू हुआ तो 3 साल में खोलना होगा। हाँ, डबल क्या, हम तो शॉर्ट टाइम लाइक बिल्कुल लाइक करते हो, आपका धन्यवाद है गैरी जी। और साथियों को जोड़ा करो और शेयर परसेंटेज बढ़ाएं, साथियों को जोड़ें ताकि क्लास में लगे कि वास्तव में बच्चे तैयारी कर रहे हैं जबरदस्त। धारा 7 उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, धारा 7 उत्तर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया तैयारी है आपकी। धारा 7 मंजू, दीप, सबका उत्तर भी, अनुदीप, गोमती का गलत है, विक्रांत, सलीम, बिल्कुल सलीम सही है। धारा 7 याद करो भाई, धारा 7 धारा 7 कौन है? 7 केंद्र और राज्य, 7 केंद्र और राज्य 7 वित्त का प्रबंध करेंगे। धारा 7 है मयंक सोनी सर, 7 होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धारा 7 केंद्र राज्य 7 बोलो तो 7 और इसको याद कर लो। जब ये एक्ट 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ, 11वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम जब ये एक्ट शुरू हुआ तो 75-25 का अनुपात था, केंद्र का 75 और राज्य का 25। लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना में अनुपात घटा के 65-35 कर दिया। और एक याद कर लो कि वर्तमान में पूछते हैं कितना है, तो 60-40 है। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था 55 और ऐसा 45 नहीं है, वो 60-40 ही सभी किताबें और सभी गजट में भी 60-40 है। एक और याद कर लो, कुछ पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी राज्य जो पूर्व की 7 बहनें अरुणाचल प्रदेश और वो सारे पूर्वी राज्य, तो पूर्वी राज्यों में इसका अनुपात कितना है? 90:10। केंद्र 90 देगा और राज्य 10% देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड इवनिंग, हाँ सैनी जी गुड इवनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है। धारा 8-9 भी याद कर लो। धारा 8 क्या कहती है? धारा 8 कहती है सरकार के कर्तव्य, सरकार के कर्तव्य। तो सरकार के भी तो देखो कर्तव्य बनते हैं, सरकार के कर्तव्य बनते हैं कि भाई सरकार बच्चों के लिए इस एक्ट के अंतर्गत प्रबंध करे। तो याद कर लो 8 सरकार के हैं, 8 सरकार के हैं, 8 और धारा 9 में है अधिकारी के कर्तव्य। धारा 9 में है अधिकारी के कर्तव्य कि जैसे जिला शिक्षा अधिकारी है या कोई भी अधिकारी है
उसके कर्तव्य। हाँ राम राम जी सर, आप पुनर्बलन बहुत अच्छा देते हो। बिल्कुल, पुनर्बलन अपने को दोनों को ही मिलता है, आपको भी मिलता है, मेरे को भी मिलता है। याद कर लो, धारा 8 सरकार के कर्तव्य, सरकार के 8। धारा 9 अधिकारी सरकार को नो नहीं कह सकता। नो 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 नो, अधिकारी सरकार को नो नहीं कह सकता। सर जी कितना दिन हो गया था ने एक कर सामने आ जाओ, बस अब सामने आने को तो सरकार ने कह दिया कि आ जाओ, और अब सामने आ जाएंगे आपके। तो एक बार याद करो मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। गुड इवनिंग, नमस्कार सबको, और साथियों को लेकर आए और इसको आगे बढ़ाएं भाई, लाइक शेयर को। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, एक एक एक्ट, एक एक धारा याद करेंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें याद करेंगे। तो देखेंगे भाई, आरटी एक्ट 2009 की धारा 10 आ गई। धारा 10, धारा 10 अभी मैंने बताई धारा 8 है। धारा 8 में सरकार के दायित्व बताए गए हैं कि सरकार इस एक्ट को लागू करवाए। 8 सरकार के हैं ठाठ, 8 सरकार के हैं ठाठ। धारा 9 अभी बताया, अधिकारी के उत्तरदायित्व, अधिकारी के कर्तव्य, अधिकारी के उत्तरदायित्व। अधिकारी सरकार को नो नहीं कह सकता। धारा 9 अधिकारी सरकार को नो नहीं कह सकता। और अब आगे भी धारा 10, और धारा 10 बच्चे सी उत्तर दे रहे हैं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद जी। हाँ, एक्स सर्विसमैन के लिए शायद 40% होगा जी, 40% वाला भर सकता है। माता पिता के दायित्व, तो याद करो धारा 10 में 2 हो गए ना, अब तक तो 9 में तो सिंगल अक्षर था और 10 में 2 हो गए, तो धारा 10 में माता और पिता तो 2 हो गए। तो माता पिता के कर्तव्य कौन सी धारा में बताए गए? धारा 10 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से अपने कॉपी पेन लेके और नोट करते रहो। बहुत ही मौका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन और भी उससे बढ़िया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल सबके उत्तर सही हैं। विक्रांत जी हाँ, राम राम जी। वीरेंद्र जी राम राम, सबको नमस्कार। गुरु जी हाँ, तो बस लाइक किया हमारी पूंजी, तो लाग्या रहो, बस एक दूसरे ने कहता रहो और खुशी खुशी टॉपिक क्लियर करो। आरटी एक्ट 2009 आने पर 1 लाख का जुर्माना और किस धारा में मानक बताए गए हैं? तो 2 प्रश्न है इसके अंदर। एक तो पूछ रहा है कि बिना मान्यता अगर कोई स्कूल चलाता है, बिना मान्यता स्कूल, तो 1 लाख का जुर्माना, ये किस धारा में है? और एक पूछता है कि भाई मानदंड, विद्यालय चलाने के मानक और मानदंड दिए गए हैं, किस धारा? बिल्कुल बच्चों के उत्तर आ रहे हैं। 3 और 4 हमने पढ़ ली, 5 और 6 भी हमने पढ़ ली। अब 2 में उत्तर है, धारा 18 में 19 या फिर धारा 19 में 20। तो मैं कहता होता हूँ 18 में तो है बिना मान्यता स्कूल चलाने पे दंड है, और 19 में है मानक व मानदंड। तो याद कर लो, इधर ध्यान है। मान्यता कितने साल की होगी? क्या आवाज नहीं आ रही? क्या आवाज तो आ रही सबको? मान्यता कितने साल की होगी? हाँ सर, आवाज क्यों कट रही है अभी? अब आ रही है क्या आवाज भाई? आवाज सबको आ रही है? हाँ देखें भाई, नहीं आ रही है, देखो वॉइस का लिखा आ रहा है बच्चों का। आवाज वॉइस प्रॉब्लम अभी कर रहे हैं, सही है? सही है, आ रही है अब भाई आवाज मेरी। धारा 18 व 19, तो मान्यता कितने साल की होगी? मान्यता होगी 18 साल। नाम मान्यता 18 की हो गई, तो मानक व मानदंड, मामा को चिंता हो गई। मान्यता 18 की होगी तो किसको चिंता होगी? मामा को चिंता। और 19 में है मानक व मानदंड, मानक व मानदंड। हाँ नमस्कार जी, प्रणाम सबको, आवाज आ रही है? तो अगला क्वेश्चन देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दिखने में सिंपल है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में परीक्षा स्थानीय स्तर पर लेने का प्रावधान है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन। हाँ, सिरोही से प्रणाम, प्रणाम जी आपको, गोपाल जी, महेश जी, सरदारपुरा जीवन से आपको भी नमस्कार, प्रणाम। नेटवर्क कम होगा कहीं, हाँ ये हो सकता है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना, कट कट के आवाज़ आ रही है, नेट प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो करते हैं इसको, अभी कह दिया मैंने, कोई देखते हैं कोई क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ उत्तर भी दें साथ में, इधर ये प्रॉब्लम सही करवा रहे हैं आपकी। हाँ, होम साइंस वालों के लिए सरकार कर रही है कुछ कोशिश,
आप हौसला रखें, फार्म जरूर भरें। आरटी एक्ट के अंदर बताओ भाई कौन सी धारा में पाठ्यक्रम मातृभाषा में और परीक्षा स्थानीय स्तर पर लेने का प्रावधान है। हाँ नमस्कार जी, आवाज़ तो भादरा तक आ रही है, बिल्कुल जी बिल्कुल धन्यवाद। सी उत्तर आ रहे हैं सबके, तो याद करो भाई। एक तो है पाठ्यक्रम जहाँ तक संभव हो मातृभाषा में हो, खास करके जो एलिमेंट्री है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, उसके अंदर पढ़ाई कैसे होनी चाहिए मातृभाषा में, ताकि बच्चा समझ सके। तो ये तो वर्णन है धारा 29 में। और उसके बाद दूसरी चीज कह रहा है कि परीक्षा 8वीं तक जो है, पहली से 8वीं तक स्थानीय स्तर पर हो। स्थानीय स्तर का मतलब जहाँ तक संभव हो बोर्ड की परीक्षा न लेनी पड़े, स्थानीय स्तर पर ही परीक्षा ली जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये है धारा 30 में, तो याद कर लो। मैं थाना अभी बताया हो कि 18 में थी मान्यता और 19 में था जी मानक व मानदंड। तो याद कराया था कि मान्यता 18 की हो गई तो मामा को चिंता होगी भी छोरी को ब्याह मांडना है, टेंशन हो गई। और इधर देखो जी 29 और 30, 29 में पाठ्यक्रम और इधर भी परीक्षा, ये भी तो तो पापा क्या होते हैं कि थोड़े निश्चिंत होते हैं, लेकिन पापा को चिंता कब हुई? पापा को चिंता हुई 29 और 30 में। याद कर लो पापा को चिंता कब हुई? 29 और 30 में। और पापा को चिंता होती है तो फिर सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। पापा को चिंता हुई तो सारे काम सिद्ध हो जाते। भाई सर जी, खत्री सर, मुझे टेंशन इस बात की है कि मुझे रीट के एग्जाम की टेंशन क्यों नहीं है? टेंशन लेनी नहीं, टेंशन जितनी लोगे उतना नुकसान है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था धारा 29 व 30। याद कर लो 29-30 में किसको चिंता हुई? पापा को। और 18-19 में किसको चिंता हुई? मान्यता के मामा को। तो अगला प्रश्न चलते हैं। आरटी एक्ट 2009 की धारा 17, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आएगा, ऐसा क्वेश्चन 100% मुझे यकीन है। आप तो साथियों को जोड़ें और जो लाइव है उसको बढ़ाएं। भाई लाइव आज और दिनों से कम है, जबकि परीक्षा की घड़ी तो नजदीक आ रही है, तो लाइव बढ़ने चाहिए। आरटी एक्ट की धारा कौन सी? 17। वर्ष भर कक्षा 8 तक प्रवेश खुले रहेंगे। वर्ष भर मांगने पर टीसी देनी होगी। जन्म प्रमाण पत्र न होने पर प्रवेश देना होगा। या बच्चे को मानसिक शारीरिक दंड नहीं देना। बताएं भी मेरे बच्चों। हाँ उत्तर आ रहे हैं, ऐप में पंजाबी के नोट्स कह देंगे जी। उत्तर आ रहे हैं, कुछ बच्चे सी उत्तर दे रहे हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे डी उत्तर दे रहे हैं। याद कर लो भाई, याद करो, बच्चे को मानसिक व शारीरिक दंड नहीं देना, बच्चे का मेंटल हरासमेंट नहीं करना। और याद कैसे करोगे? 17 धारा 17 का खतरा मोल नहीं लेना। मेरी बात गांठ बांध लो, 17 का खतरा मोल नहीं लेना। भाई बच्चे को मारना पीटना नहीं, यहाँ तक कि बच्चे को किसी प्रकार की गाली, किसी प्रकार का कोई धमकी भरा शब्द, ये सब भी नहीं कहना। बच्चे की पिटाई नहीं करनी, उसका मानसिक हरासमेंट नहीं करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। पुराने टाइम में, अपने टाइम तो गुरुजी घणे जंतरा देता। पहला तो पापा जी जंतरा के स्कूल ले जाता और फिर गुरुजी कुटन को काम करता, मुर्गा बना के और ऊपर 2-2 ईंट रख देते थे। तो वो टाइम चला गया। याद कर लो 17 का खतरा मोल नहीं लेना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करो। वर्ष भर कक्षा 8 के प्रवेश खुले रहेंगे। धारा 15 अभी याद कराई थी, 5-15। मांगने पर टीसी देनी होगी, धारा 5-15 याद कराया था। जन्म प्रमाण पत्र न हो तो भी प्रवेश देना होगा, ये धारा 14 में। भाई धारा 14 कहती है कि कई बार बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता। बांसवाड़ा से नमस्कार जी। हाँ, अनुच्छेद 17 छूना नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत की क्लास पूछ के बताऊंगा आपको कब होएगी। सर जी समझाएंगे तो इको गजब है। रोहतास जी याद हो जाएगा अपने को, याद कर लो। बच्चे को मानसिक दंड नहीं देना, 17 का खतरा नहीं लेना। अगला क्वेश्चन उससे भी बढ़ के, साथियों जोड़ें अपने साथियों को। भरतपुर से नमस्कार जी सबको, बहुत ही बढ़िया लग रहा है आप साथी जुड़े हैं। और सभी बच्चों को अपने करियर की चिंता है, चिंता करनी भी जरूरी है। और चिंता करेंगे तो हम और ज़्यादा आपको बढ़िया करा के आपकी सारी चिंता दूर कर देंगे। आरटी एक्ट की धारा 13 में
बालक की प्रवेश परीक्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रवेश परीक्षा व प्रवेश शुल्क लेने पर प्रावधान है। दो बातें हैं, एक तो प्रवेश परीक्षा ये आपने देखा होगा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बहुत जगह प्रवेश परीक्षा लेने का प्रावधान है। और प्रवेश परीक्षा सिर्फ बच्चे की नहीं लेते, साथ ही साथ जो है वो अभिभावक की भी प्रवेश परीक्षा कई जगह लेते हैं, बच्चे की भी लेते हैं। तो ये प्रवेश परीक्षा बहुत ही वर्जित है, 8वीं तक के बच्चों को प्रवेश परीक्षा नहीं लेनी है। और दूसरा एक है कि प्रवेश फीस, प्रवेश शुल्क, जिसको कई जगह ऐसे नाम बोलते हैं जी, कैपिटेशन शुल्क, कैपिटेशन फीस, प्रवेश शुल्क, कैपिटेशन शुल्क, ये अगर कोई विद्यालय लेता हुआ पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगर कोई विद्यालय लेता हुआ पाया जाता है तो फीस का 10 गुना जुर्माना है। पहली बार 25,000 और दूसरी बार 50,000 तक जुर्माना है। तीसरी बार भी फिर गलती करे तो मान्यता रद्द करने का प्रावधान है। तो इसका मतलब ये सारे कथन जो है सत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको याद कर लो। एक बात और, ये भाई धारा कौन सी है, धारा 13। तो ऐसे याद कर लो, 13 प्रवेश टेस्ट, 13 एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। बच्चे को हम कह रहे हैं 13 एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है कि बच्चे का एंट्रेंस नहीं लेना जी, 13 एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। सर जी 6 से 8 के विद्यालय कितने किलोमीटर की दूरी, पहले 3 किलोमीटर पे था, अब 2 पे है पिछले कई सालों से। तो अब याद सिंपल करना भी, 1 किलोमीटर पे प्राइमरी, 2 किलोमीटर पे मिडिल। तो मेरे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया आपके लिए क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो, 13 एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, ये बात याद कर लेना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसके अंदर जुर्माने फीसें पूछी जाती हैं आजकल, पहले सिंपल धारा पूछते थे, आजकल फीस पूछने लग गए हैं भाई। सर जी 6 से 8 अभी बताया आपको, अब 2 किलोमीटर का प्रावधान है। 1 से 5 1 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल, तभी तो इतनी वैकेंसी निकलती हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी की निकलती हैं 3rd ग्रेड की। ममता शर्मा, नमस्ते सर जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। फिर ये माइक की कोई प्रॉब्लम कहीं आ रही है ना, कई बच्चों को आ रही है। करा तो है भी, नेटवर्क तो ठीक है बेटा, इधर है, हो सकता है फिर कोई दूर नज़दीक की कोई दिक्कत हो। आज मेरी पहली क्लास है, आपको निराश नहीं होने देंगे, आप अपने साथियों को और जोड़ें। नो डिटेंशन पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको कह रहा हूँ धाराएं साथ साथ याद करा रहा हूँ। नो डिटेंशन पॉलिसी, ये भी प्रश्न आता होता है भाई, सेंटर टेट वगैरह में पूछा गया है। नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है, इसके बारे में कहता है कि धारा 16 के अंतर्गत फेल करने के बारे में, या कक्षा 8 तक फेल नहीं करने के बारे में, या राज्य सरकार को फेल करने पर अधिकार न देने के बारे में है, या बिल्कुल उपयुक्त सभी है। ज़्यादातर बच्चे डी उत्तर दे रहे हैं, ज़्यादातर ऐसा लगता है कि भाई हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम कहीं हो सकती है ऋतु, ये हो सकता है, इधर से सही चल रहा है, मैंने देखा ज़्यादातर बच्चे उत्तर दे रहे हैं। लेकिन एक महिपाल मेधा ने बी दिया, दया ने उत्तर बी दिया, बी उत्तर देने वाले कुछ बच्चे हैं जो मुझे उम्मीद थी, तो बिल्कुल यही उत्तर है इसका, कक्षा 8 तक फेल नहीं करना, ये नो डिटेंशन पॉलिसी थी। लेकिन याद कर लो मेरे बच्चों, जनवरी 2019 में राजस्थान सरकार ने एक संशोधन पास किया है, जिसके अंतर्गत अब फेल कर सकते हैं बच्चे को, अब बच्चे को अनुत्तीर्ण कर सकते हैं। और दूसरी बात इसको याद कर लो, देखो ये भाई धारा 16 के अंदर है, धारा 16 कहती है फेल नहीं करना, धारा 16 कहती है फेल नहीं करना। और रट्टा मार लो, 16वें साल में तो भाई मेरे बच्चों बुरा मत मानना, अच्छे फेल हो जाते। जिंदगी का 16वां साल, कितने सारे गाने भी बने हैं, साल 16वां जदों तेनू लगना, मुंडे कहते लड्डू वंडने। तो भाई 16वां साल जिंदगी का बड़ा खतरनाक मोड़ होता है, और उस पर अच्छे फेल हो जाते हैं, लेकिन सरकार कहती फेल नहीं करना। तो याद कर लो धारा 16वां साल और फेल नहीं करना, तो रट्टा मार लो 16 में फेल नहीं करना। हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छे से आप जुड़ रहे हैं। लाइव 600 क्रॉस कर दीजिए, लाइक भी बढ़ा दीजिए मेरे बच्चों, 614 हैं। आपको अगर वास्तव में लग रहा है कि अपने याद हो रहा है,
तो लाइव और लाइक बढ़ाएं ताकि गुरुजी का हौसला और डबल हो जाए। दूसरी बात ये भी ध्यान रखें कि मेरे अब तक जो ये 7वां वीडियो है, ये 7वां वीडियो है, और अब तक जो 6 वीडियो हैं वो संकल्प की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, तो उनसे जुड़िए आप और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज्ञान बढ़ाएं। विद्यालय प्रबंध समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और विद्यालय विकास योजना, ये 2 धाराएं पूछ रहा है कि विद्यालय प्रबंध समिति किस धारा में है और विद्यालय विकास योजना किस धारा में है, तो इनको इकट्ठा याद कर लो। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC बोलते हैं इसे, SMC, विद्यालय प्रबंध समिति SMC। और एक है जी स्कूल डेवलपमेंट प्लान SDP, तो रट्टा मार लो SMC व SDP 21-22 याद कर लो, थोड़ा याद करा दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी उत्तर दे रहे हैं मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, इसको याद कर लो। देखो SMC में कुल सदस्य होते हैं 16। SMC की जो कार्यकारिणी होती है, SMC की कार्यकारिणी में कुल सदस्य होते हैं 16, और ये प्रश्न आता होता है पेपर में। इन 16 में से 11 अभिभावक होते हैं, 11 अभिभावक होते हैं। इसमें एक विद्यालय का प्रधानाध्यापक है जो वो सचिव होता है, इसका सचिव होता है, और एक इसमें कोई अध्यापक होता है भाई। इसी प्रकार एक इसमें उच्चतम कक्षा का छात्र होता है, उच्चतम कक्षा का छात्र होता है। जैसे 8वीं का स्कूल है तो 8वीं का छात्र, 5वीं का स्कूल है तो 5वीं का छात्र। इसी प्रकार एक इसके अंदर जो है वो कोई वार्ड पंच या पार्षद इसके अंदर होता है, वार्ड पंच या पार्षद, तो 11, 12, 13, 14, 15, और एक विधायक का प्रतिनिधि होता है, एक विधायक का प्रतिनिधि होता है इसमें। और प्रश्न आता होता है कि SMC में कुल कितने सदस्य है, तो याद कर लो 16 सदस्य है, और ये जो 16 सदस्य हैं इनका 50% महिलाएं होती हैं, 50% इसका महिलाएं होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, जो वीडियो डिसलाइक वो आ जाते हैं बेटा, सबको ज़रूरी नहीं है पसंद आए, सबको अपनी अपनी चॉइस होती है। तो देखें SMC जो अपने बात कर रहे थे, SMC की 2 कमेटी होती हैं, एक तो साधारण सभा और एक कार्यकारिणी। तो ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से आता है, कार्यकारिणी। SMC की साल में प्रत्येक माह की अमावस को एक बैठक होती है, प्रत्येक माह की अमावस को एक बैठक होती है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अपने जितना के एक बारी इस टेस्ट में हो गया, आगे और टेस्टों में करा दूंगा। दूसरा इसमें विद्यालय विकास योजना है धारा 22 में, जिसको इतना याद कर लो कि विद्यालय विकास योजना प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में बनाकर, और ये कहाँ देनी पड़ती है भाई, CBO कार्यालय में देनी पड़ती है। विद्यालय विकास योजना प्रत्येक वर्ष बनानी पड़ती है और CBO कार्यालय में देनी पड़ती है। स्कूल में मीटिंग होती थी, ये सर TP में बिल्कुल मीटिंग होती है स्कूल में, और अमावस्या को अगर मान लो छुट्टी है तो अगले दिन हो जाती है भाई। अमावस इसलिए रखी है कि ज़्यादातर अमावस को मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग घर पे होते हैं ना, तो वो मीटिंग में आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। आप 650 देख रहे हो और 750 लाइक हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो वास्तव में क्लास का मजा ले रहे हैं और खुद का मूल्यांकन करते रहिए। अगला प्रश्न, हाँ SMC की मीटिंग अभी बताया, प्रत्येक महीने की अमावस को होती है SMC की मीटिंग। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, RT एक्ट 2009 के अंतर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक छात्र शिक्षक अनुपात धारा 25 में, एक तो ये याद कर लो, और किस प्रकार है ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। आपके सामने 2 बात है, एक तो प्राथमिक में और एक उच्च प्राथमिक में छात्र शिक्षक अनुपात। तो इसको याद करो, अगर बच्चों की संख्या 60 तक है, 60 तक तो 2 टीचर हैं भाई, याद कर लो 60 तक 2 टीचर। कई बार बच्चे सोच लेते हैं कि सर 30 पे 1, नहीं 30 पे 1 नहीं है, 30 पे 1 नहीं है, 60 पे 2 है। तो इसका मतलब अगर बच्चे स्कूल में 10 ही हैं, स्कूल में 10 बच्चे हैं, तो भी कम से कम कितने टीचर होंगे, 2 टीचर तो होंगे। तो 60 तक तो कितने टीचर है, 2 टीचर है। उसके बाद 61 से 90 तक है अगर बच्चों की संख्या,
तो 3 टीचर। उसके बाद भाई 91 से 120 तक है तो 4 टीचर, और 120 से 150 तक है तो 5 टीचर, और अगर 200 तक है बच्चों की संख्या तो 5 टीचर प्लस 1 हेडमास्टर। प्रश्न ऐसे भी आता होता है कि अनुपात क्या है, तो अनुपात मोटा मोटा ये माना जाता है कि 200 पे 5 टीचर हैं, हेडमास्टर को प्रशासनिक गिना जाता है, तो 200 पे 5 हैं, तो अनुपात क्या बैठ गया 40:1। याद कर लो प्राइमरी में अनुपात क्या बैठ गया। हाँ गुड सर, थैंक यू। आप साथ में हौसला बढ़ाते रहें और खुद का मूल्यांकन करते रहें। 40:1 हो गया। अब बात आती है उच्च प्राथमिक की। इसमें याद करो 35 बच्चों पे 1 है, इसमें 70 तक 2 है और 100 तक 3 है, तो वैसे तो 33.33 हुआ, लेकिन माना क्या जाता है 35:1। और अगर 100 बच्चे 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में हो गए तो फिर एक मिडिल हेडमास्टर, मिडिल स्कूल के हेडमास्टर का प्रावधान है जो कि 2nd ग्रेड टीचर होता है। तो ये याद कर लेना। इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, एक से एक बढ़ के इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो अपने साथियों को जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ होना चाहिए। तो याद कर लो प्राइमरी में तो हो गया जी 40:1 और मिडिल में हो गया 35:1। एक बात और, जो मिडिल स्कूल है उसमें अगर 100 बच्चे 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में हो जाएं, 100 बच्चे, तो एक तो हेडमास्टर मिल गया प्लस एक पार्ट टाइम टीचर और मिलता है इसमें, पार्ट टाइम शिक्षक। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पार्ट टाइम शिक्षक भी मिलता है। और वो किस चीज़ का शिक्षक होता है, वो SUPW का, कला शिक्षा का, नैतिक शिक्षा का टीचर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूँ सर। आज मेरी पता को नहीं कितनी क्लास है, तो बढ़िया बात है, क्लासें एक भी मिस ना करें। एक से बढ़ के एक आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको मैं पूरा एक्ट जो है वो साथ में समझा दूं और साथ में याद करा दूं। अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, धारा 27 में RT एक्ट 2009 के अंतर्गत क्या प्रावधान है। धारा 27 आ गई भाई, धारा 27 तो बताओ तो, एक बार मैं नहीं बताता। छा गए गुरु दिनेश जी, बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा अभी तो अपने यूँ समझ लो कि बहुत ही कम बताया जा रहा है क्योंकि टेस्ट है ना, तो टेस्ट के अंदर सारी चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही, लेकिन कोशिश ये है अभी मैक्सिमम बताएं। एक बच्चे ने लिखा 30:1 कृष्ण कुमार। ऐसे पूछें कि 30 पर तो हाँ ठीक है 1 है, लेकिन सीधा ही क्वेश्चन आता होता है कि कुल अनुपात कितना है प्राथमिक में, तो 30 नहीं है 40 है। गरिमा 30 नहीं बेटा, 30 नहीं है, बिल्कुल गलत है, 30 है। 40:1 ही बिल्कुल ऑथेंटिक गजट के अंदर उत्तर है, बिल्कुल ये श्योर है। तो लाइक कमेंट वगैरह शेयर वगैरह बढ़ाते रहें, बहुत बढ़िया चल रहे हो आप लोग। अगले क्वेश्चन का उत्तर मेरे बच्चे दे रहे हैं। हाँ कुछ सी उत्तर आ रहे हैं, मूलाराम जी सी, विजेंद्र जी सी, अलका जी सी उत्तर आ रहे हैं काफ़ी। बिल्कुल बिल्कुल इसका भी ट्रिक बना लीजिए। 27 धारा 27 शिक्षक को सताना नहीं है, शिक्षक को सताना नहीं है। 27 टीचर को सताओ मत, टीचर तो बेचारा वैसे ही भोला जीव है भगवान का, और उसको दुखी मत करो। टीचर को सिर्फ चुनाव में, जनगणना में और आपदा राहत के अलावा अन्य कार्य में मत लगाओ। टीचर को कोई पशु गणना में, टीचर को कोई मकानों की गणना में, कोई गरीबी रेखा से नीचे वालों की गणना में, इन सब में मत लगाओ। टीचर को पढ़ाई के अलावा चुनाव में, जनगणना में और आपदा राहत के अलावा, इन 3 कामों के अलावा नहीं लगा सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1-2 बच्चों ने डी उत्तर दिया, नहीं डी नहीं है जी। शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध, ये धारा 28 है, धारा 28 है। और कुल स्वीकृत छात्र शिक्षक अनुपात की अभी हमने चर्चा की थी कि छात्र शिक्षक अनुपात जो धारा 25 में है, धारा 25 में है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने जो क्वेश्चन है, शिक्षक को सताना नहीं, तो बहुत ही बढ़िया उत्तर आ रहे हैं, बिल्कुल शाबाश। मेनपाल भी सही उत्तर दे रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से। हाँ भोलाराम का जी बिल्कुल, शिक्षक तो सीधा साधा है। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मेरी कोशिश ये है कि आपको इन क्वेश्चंस के हिंट, कोई ट्रिक, कोई किसी तरीके से हम बना लें। अगला क्वेश्चन आ गया अभी आपके सामने। राजस्थान में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न इंपॉर्टेंट ये बनता है कि कई बार बच्चे सोचते हैं कि अभी बात हुई थी हमारी कि भारत में शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ, तो हमने कहा जम्मू कश्मीर को छोड़ के 1 अप्रैल 2010 को। तो फिर राजस्थान भारत से अलग थोड़ी है तो अंदर ही।
तो हम लोग कई बार यही उत्तर दे देते हैं, लेकिन इसमें एक याद कर लो, मैंने कहा कुल धाराएं कितनी हैं 38, और जो धारा 38 है ना, धारा 38 जिसके अंदर प्रकीर्ण यानी कुछ नियमों में शिथिलता और दी होती है, धारा 38 कहती है कि प्रत्येक राज्य की भौगोलिक स्थिति, प्रत्येक राज्य की भौगोलिक स्थिति, प्रत्येक राज्य की आर्थिक स्थिति और प्रत्येक राज्य की अन्य स्थितियां जो है वो भिन्न भिन्न है। कहीं पे आप देखो भाई बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है अपने राजस्थान में, तो कहीं पे बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, तो किसी जगह कोई दिक्कत है, कहीं गरीबी ज़्यादा है, कहीं और समस्याएं हैं, तो सारे नियम एक साथ लागू नहीं हो सकते। तो धारा 38 कहती है कि राज्य एक वर्ष के भीतर स्वयं का एक्ट बना सकते हैं, स्वयं का एक्ट बना सकते हैं, बशर्ते वो मूल एक्ट का उल्लंघन ना हो। मूल एक्ट का उल्लंघन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, उल्लंघन न हो। यानी राज्यों को ये छूट दे दी गई कि वो अपना खुद का एक्ट बना लें, लेकिन मूल एक्ट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यानी जो अपना इंडिया का जो आरटी एक्ट 2009 है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो याद कर लो, राजस्थान में 29 मार्च 2011 को तो अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना कब जारी की गई? 29 मार्च 2011 को। और ये एक्ट लागू कब हुआ राजस्थान के अंदर है? और वो आपका उत्तर है 1 अप्रैल 2011। तो बहुत सारे बच्चों के याद है, गजब सर, रितु जी धन्यवाद। 1 अप्रैल 2011 जिन बच्चों का सही है उनको शाबाश है, याद कर लो। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है ये, मतलब हम कहीं मार खा जाते हैं कि भाई भारत में 1 अप्रैल 2010 है, तो कई बार गलती हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि जम्मू कश्मीर में लागू तो नहीं था पहले, लेकिन अभी 2019 के अंदर जो है जम्मू कश्मीर में से 370 हट गई, तो अब वहाँ पे लागू होएगा। अभी पूरी तरह से इस एक्ट के प्रावधान अभी भी लागू नहीं है, इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन आएगा तो ही अपने को मानना है भाई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत शिक्षकों के कार्य के घंटे, प्रश्न आया हुआ है भाई, फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आया था। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है वो बच्चे प्रयास करें, उत्तर दें। कार्य के घंटों के बारे में प्रश्न है कि आरटी एक्ट के तहत शिक्षकों के कार्यों के घंटे निर्धारित हैं कितने? 45 घंटे प्रति सप्ताह तैयारी सहित, या 45 घंटे प्रति सप्ताह तैयारी के अतिरिक्त, या फिर 45 घंटे प्लस 3 घंटे अतिरिक्त, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर दें, कोशिश करें। आपको फिर मैं समझाता हूँ ये किस तरीके का प्रश्न है और पेपर में आया हुआ प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए उत्तर दे रहे हैं काफ़ी बच्चे, कुछ बी दे रहे हैं भाई, कुछ बी उत्तर भी आ रहा है। बी उत्तर गलत है, ए उत्तर समझिए इसको, बड़ा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपके लिए है कि इसमें क्या है, 45 घंटे प्रति सप्ताह है, 45 घंटे प्रति सप्ताह। तो सप्ताह में दिन तो 7 होते हैं, लेकिन संडे को छोड़ दें तो 6 दिन रह गए। तो 6 7 42, 3 6 5 30, यानी 7.5 घंटे प्रतिदिन, 7.5 घंटे प्रतिदिन है। इसमें क्या है, 6 घंटे तो पढ़ाना है, 6 घंटे तो बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाई करानी है, और इधर बच गया 45 मिनट और इधर बच गया 45 मिनट। तो ये जो 45 मिनट हैं, ये तो आज की क्लास से पूर्व की शिक्षक की तैयारी है। कहते हैं ना, शिक्षक को तैयारी करके जाना चाहिए, शिक्षक को उद्देश्य लेके जाना चाहिए। तो ये पूर्व की तैयारी है, और ये कल के लिए जो एडवांस तैयारी है, अपनी डायरी बनाना, अपना लेसन तैयार करना और अप्रूव कराना प्रिंसिपल से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, ये 100% आपका उत्तर सही है। तो याद कर लो, 45 घंटे में तैयारी शामिल है, 45 घंटे तैयारी सहित। कैसे है वो आपको बता दिया मैंने कि 45 घंटे में 7.5 घंटे रोज के बनते हैं, जिसमें 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद ये तो तैयारी के, और 6 घंटे बच्चों को पढ़ाने के लिए निर्धारित है। एक और बात यहीं याद कर लो, फिर रह जाएगी, बालकों के भी घंटे बताए गए हैं कि बालकों को साल में कितने घंटे न्यूनतम, बालकों के न्यूनतम घंटे ये भी पूछे जाते हैं। प्राइमरी और मिडिल, तो याद करो, प्राइमरी और मिडिल, प्राइमरी को 800 घंटे प्रति वर्ष है, 800 घंटे प्रति वर्ष, या फिर ऐसे कहें कि 200 दिन प्रति वर्ष, और मिडिल के लिए है 1000 घंटे प्रति वर्ष, और इसके अगर दिन बनाएं तो 220 दिन। तो याद कर लो,
ये बड़ा बेसिक सी बात बता रहा है कि कहना क्या चाहता है ये कि जो प्राइमरी क्लासें हैं वो कुछ भी हो जाए आपदा दिक्कत तो 200 दिन तो लगानी चाहिए, 200 दिन लगनी चाहिए। आप जैसे अब स्कूलों में जाएंगे नौकरी लग के, तो स्कूलों में जाने के बाद आपको वहाँ पे पता लगेगा कि जैसे हाजिरी रजिस्टर है तो हाँ बिल्कुल 220 दिन की हाजिरी। हाजिरी रजिस्टर में आप ध्यान करेंगे कि भाई गर्मी की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी, दीपावली की छुट्टी, कोई दिन त्योहारों की छुट्टी, ये सब निकालने के बाद लगभग 220-30 दिन स्कूल लगता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्राइमरी के बालकों के 800 घंटे या 200 दिन और मिडिल के 1000 घंटे या 220 दिन साल में न्यूनतम है। अधिक लगे तो कोई समस्या नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कुछ साथियों को शेयर और कराएं, अपने लाइव 600 क्रॉस करवा दो भाई मेरे बच्चों। और आपको वास्तव में अगर प्रश्नों में आनंद आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो लाइक इत्यादि करते रहें। पेपर में सागे ले जाना पड़ सी बिल्कुल दिनेश, मैं तो सागे उठ जाए पर मन 12 काट देगा पहले ही। राजस्थान में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो वैसे तो आपको बता दूं अपने सिलेबस में भारत वाला ही एक्ट है, भारत का जो एक्ट है वो ही है। और भारत के एक्ट का आपको बता ही दिया भी 7 अध्याय और 38 धाराएं और 1 अनुसूची है, ये हमने याद करना है। और आपके सिलेबस में भारत के एक्ट का केवल अध्याय 4 इंपॉर्टेंट है, अध्याय 4 इंपॉर्टेंट है, जिसमें 12 से लेके 28 धाराएं शिक्षकों के उत्तरदायित्व, शिक्षकों के उत्तरदायित्व, यही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और अपने सिलेबस में यही है। आप अगर सिलेबस देखेंगे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरे प्रिय विद्यार्थी बहुत मेहनत कर रहे हैं, यहाँ धाराएं पूछी हैं तो याद कर लो भी। राजस्थान के जो एक्ट है उसमें 10 अध्याय व 29 धाराएं हैं। और इसके अलावा इसमें अपने को याद करने की जरूरत नहीं। हाँ 606 वाचिंग, इसका मतलब वाचिंग आपके हाथ में ही है। कुछ साथी कहने के बाद वाचिंग बढ़ाते हो तो इसका मतलब कुछ बच्चे देखते नहीं है, बीच बीच में कोई और काम लग जाते हो। तो बहुत बढ़िया चल रहे हो, सबको शाबाश, बहुत अच्छा। आपका आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद फुल है, आपके साथ है। आप तो प्रयास बढ़ाएं और मैं आपके लिए जो है और अच्छे क्वेश्चन तैयार करूंगा। अगला क्वेश्चन, बाल संरक्षण आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बारे में भी बहुत पूछा जाता है। कुछ धाराएं तो ऐसी हैं जो कॉमन है, आपके याद हो जाती हैं, लेकिन कुछ धाराएं ऐसी हैं जो हम ध्यान नहीं देते। बाल संरक्षण आयोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। आप उतने इसका उत्तर सोचिए और मैं आपको जो है इसके बारे में बता दूं। बाल संरक्षण आयोग क्या है और कैसे, इसके बारे में याद करो। एक तो याद कर लो कि भाई बाल संरक्षण अधिनियम, बाल संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, कब बना? 2005 में। एक तो ये प्रश्न याद कर लो। दूसरा ये याद करो कि इसके अंदर बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 3 और धारा 17, किसकी धारा 3 और 17? आरटी एक्ट की नहीं, बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 3 और धारा 17। इसके अंदर बाकायदा ये लिखा है कि जो बाल संरक्षण आयोग है वो बाल अधिकारों के लिए कार्य करेगा, बाल अधिकारों के लिए कार्य करेगा, बच्चों को कोई दिक्कत आएगी उसके लिए कार्य करेगा। दूसरी बात ये याद कर लो कि जो बाल संरक्षण आयोग है, बाल संरक्षण जो आयोग है, इस आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? तो याद कर लो इसमें 6 सदस्य हैं, इसमें 6 सदस्य हैं, जिनमें से 2 महिला हैं, जिनमें से 2 महिला हैं। और एक इसमें और याद कर लो कि बाल संरक्षण आयोग में बाल शब्द का मतलब है 0 से 18, यानी जन्म से लेके 18 वर्ष के बच्चे, जन्म से लेके 18 वर्ष के बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके अलावा बाल संरक्षण आयोग के बारे में याद कर लो, इसका मुख्यालय भारत में कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसका मुख्यालय राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर में। और ये बाल संरक्षण आयोग है क्या? थोड़ा सा ध्यान कर लो, धारा 31 और 32। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है मेरे बच्चों का, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं आप। मिथिलेश जी, कुलविंदर, ब्रजेश, सबके मैं देख नहीं पाता उत्तर, कई बार निकल जाते हैं पहले ही स्पीड से। धारा 31 और 32 तो याद करो भाई थोड़ा सा। धारा 31 में क्या कहता है? धारा 31 में कहता कि एक बाल संरक्षण आयोग होगा, एक बाल संरक्षण आयोग होगा, प्रत्येक राज्य के अंदर एक बाल संरक्षण आयोग होगा। ये तो लिखा धारा 31 में। और धारा 32 में क्या लिखा है कि ये बालकों के परिवादों की जांच करेगा, बालकों के परिवादों की जांच। वो क्या होते हैं परिवाद?
जैसे मान लो कोई बच्चे के साथ कोई अन्याय होता है, आनंद आ गया गुरुजी रोहतास जी, बड़ा धन्यवाद। और आप इसी तरह लाइक शेयर करते रहो, मेरे को भी आनंद आ रहा है और आपने बहुत बढ़िया तरीके से मेरा साथ दे रहे हैं और मैं आपके लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ और अच्छा टॉपिक हम तैयार करेंगे। मज़ा आ गया हो, बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी। मज़ा आ रहा है तो वास्तव में जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। आप देखो 31 32, मैं आपको एक बार फिर से बताऊं, 18 19, 18 में मान्यता कितने साल की होगी? 18 की होगी, मान्यता का उल्लेख 18 में है। 19 में स्कूलों के मानक व मानदंड बताए हैं, तो माँ तो मान्यता 18 की हुई, तो माँ को और मामा को चिंता होगी भाई। इसी प्रकार फिर मैंने आपको बताया था 29 30, 29 में था पाठ्यक्रम जहाँ तक हो मातृभाषा में हो, और 30 में बताया था कि प्रवेश जो परीक्षा है वो स्थानीय ली जाए। तो पापा को चिंता कब हुई? 29 30 में। और आप सब जानते हो पापा को चिंता हो गई तो भाई पापा जी ने बच्चों का विवाह कर दिया, और बच्चों का विवाह कर दिया तो भाई 29 30, 30 के बाद में 31 और 32, 31 में भी बाल संरक्षण आयोग और 32 में भी बाल संरक्षण आयोग। तो एक बालक 31 में और एक बालक 32 में हो गया भाई। तो याद हो जाएगा आपको, इस तरीके से याद हो जाएगा। आज दी क्लास बेस्ट क्लास, कुलविंदर बहुत धन्यवाद गुरुजी। क्वालिटी है मुंडोता क्लासेज, भाई क्वालिटी बनाए रखेंगे, परमात्मा आपको तरक्की दे तो हमारी तरक्की है उसी के अंदर। धैर्य के साथ पढ़ाने के लिए धन्यवाद। सलमान जी अजमेर से, बहुत साथी मेरे प्यारे विद्यार्थी दूर दूर से जुड़ते हैं तो बहुत खुशी होती है कि हम खुद के बच्चों को तो यहाँ लोकल तो पढ़ा ही रहे हैं बड़े टाइम से, लेकिन जो आप दूर के साथी जुड़ते हो, दूर के विद्यार्थी जुड़ते हो और उनको लाभ मिलता है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो याद कर लो मेरे बच्चों, 31 में और 32 में 2 बालक हो गए, तो 31 में भी बाल संरक्षण और 32 में भी बाल संरक्षण परिवादों की जांच करेगा। खत्री सर जी, साइकोलॉजी के द्रोणाचार्य, ये शुक्रिया आपका, परमात्मा तरक्की दे आपको भी। निम्न में से किन संस्थानों पर आरटी एक्ट 2009 लागू नहीं होता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किन संस्थानों पर, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं पेपरों में, किन संस्थानों पर आरटी एक्ट लागू नहीं होता? तो थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं, जैसे नवोदय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय, तो इसमें आपने देखा होगा प्रवेश परीक्षा ली जाती है, प्रवेश परीक्षा ली जाती है 6ठी में और 9वीं में, तो इसको छूट है, नवोदय विद्यालय को छूट है। इसी प्रकार केंद्रीय विद्यालय, आर्मी स्कूलों में कुछ प्रकार की प्रवेश परीक्षाओं पे छूट है, कुछ प्रकार की प्रवेश परीक्षाओं पे छूट है। उसी प्रकार जैसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि किस पर लागू नहीं होता, मेरी भी पहली क्लास है, बिल्कुल आपको एक एक क्लास का आनंद आएगा। जिन बच्चों की पहली क्लास है, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई चैनल पे जाओगे तो उसमें एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, और प्ले लिस्ट में आप जो है मतलब हिंदी और साइको के नाम से फोल्डर है, हिंदी और साइको, तो अब तक ये 7वां वीडियो है और सभी टॉपिकों के वीडियो उसमें आपको मिलेंगे, तो आप उनको पढ़ें और उनमें आपको एक एक वीडियो में आनंद आएगा। बहुत शानदार वीडियो, हर टॉपिक के ऊपर वीडियो है, तो ज़रूर देखें। अच्छा, बात कर रहे थे किन संस्थानों पर लागू नहीं होता? राज्य सरकार के संस्थानों पर लागू होता है, जैसे अपने सरकारी स्कूल हैं, केंद्र सरकार के संस्थानों पर भी लागू होता है, संस्कृत शिक्षा के सरकारी स्कूल, इन पर भी लागू होता है, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थानों पर, जिसमें जैसे आपने सुना होगा मदरसा, बौद्ध शिक्षण विद्यालय, बौद्ध शिक्षण विद्यालय, ये अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जैन विद्यालय, इस तरह से मतलब जो कुछ विशेष मकतब, ऐसे कुछ विशेष तालीमी शिक्षा के लिए जो बने होते हैं। मध्य प्रदेश से सीताराम जी, बहुत बहुत बढ़िया जी। हाँ दिनेश जी, सर ईश्वर आपको सारे सुख दे, आपको मिले सुख तो मुझे अपने आप ही मिल जाएंगे मेरे बच्चों। आप नौकरी लग जाओ, तरक्की कर जाओ, यही मेरी आशा है। हाँ बहुत ही बढ़िया जी, जयपुर से जुड़े हुए हैं साथी। पारुल जी, गुरु जी थे, कितना घंटा पढ़ा लो, नींद को नहीं आवे, नींद नहीं आएगी। और एक एक क्वेश्चन आपको देखो याद भी होने लग गया होगा, समझ भी आने लग गया होगा, तो इसको जोड़े रखें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आरटी एक्ट की अंतर्गत दिव्यांग बालकों हेतु निःशुल्क शिक्षा की आयु। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने दिख रहा है, बिल्कुल झलक दिखाएंगे। आप जुड़े रहें, जल्दी आपको ये मौका मिलेगा। आरटी एक्ट के अंतर्गत दिव्यांग बालकों हेतु निःशुल्क शिक्षा की आयु, ये बताओ तो साथी लोग बताएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या उत्तर होगा इसका भाई? अलवर से मनोज जी, हाँ बिल्कुल। जोधपुर से पुष्पा जी, राम राम जी सबको, अलवर वालों को, जोधपुर वालों को। कुछ बच्चे सी उत्तर दे रहे हैं, शालिनी
सी उत्तर दे रही है। बिल्कुल 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 भीलवाड़ा से नमस्कार जी, बहुत ही बढ़िया, समझ हर प्रश्न आता है, बिल्कुल आएगा और बढ़िया तरीके से आएगा। आप तो देखो ये एक दिव्यांग एक्ट है, मैं थोड़ा इसके बारे में आपको ज्ञान दे रहा हूँ। दिव्यांग बिल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिव्यांग बिल 2014 में माना जाता है, दिव्यांग बिल 2014, और ये पास कब हुआ, दिव्यांग बिल पास कब हुआ, 2016 में। तो कुछ बच्चे 2016 भी कह देते हैं, एक्चुअल 2016 नहीं है, दिव्यांग बिल जो है वो 2014, इसको याद करना है। दूसरी बात, दिव्यांग बिल जो है इसमें कुछ बातें ध्यान करने की हैं। एक रविंद्र डुडेजा, नाम याद करो, रविंद्र डुडेजा जो कि महासचिव थे थैलीसीमिया समिति के। थैलीसीमिया एक रोग होता है जिसमें खून की कमी रहती है और बच्चे को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। थैलीसीमिया कमेटी है एक, थैलीसीमिया एक इसके बारे में कोई संगठन बना हुआ है, फाउंडेशन, थैलीसीमिया फाउंडेशन बोलते हैं, फाउंडेशन, इसके महासचिव थे। इनके प्रयासों से ये दिव्यांग एक्ट जो है वो बना था और इसके अंदर 22 प्रकार की जो दिव्यांगता है, 22 प्रकार की दिव्यांगता का वर्णन है, 22 प्रकार की दिव्यांगता का इस एक्ट में वर्णन है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे शुरू में, पहला दूसरा क्वेश्चन था धारा 4 आयु अनुसार, धारा 4 आयु अनुसार प्रवेश। तो मैं आपको कह रहा था कि बच्चे को आयु अनुसार प्रवेश देना है। अब दिव्यांगों के मामले में क्या है कि मान लीजिए कोई बच्चा 17 वर्ष का है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो 17 वर्ष का बच्चा तो 9वीं 10वीं में होना चाहिए, लेकिन वो दिव्यांग है तो उसको इस एक्ट के अंतर्गत छूट है कि चाहे वो 18 साल का है तो भी आप उसको मैक्सिमम जो है वो 8वीं कक्षा में प्रवेश दे दीजिए, 8वीं कक्षा में उसको प्रवेश दे दीजिए। 17-18 साल का है, 16 साल का है तो मैक्सिमम क्लास में उसको आप प्रवेश दे दीजिए। पुष्पा जी सर समझाते बहुत अच्छे से हो, बिल्कुल आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। आप तो जुड़े रहिए, कोई कॉपी पेन लेके उसके अंदर नोट करिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को दिमाग में और कॉपी में रखें। और साथ ही अगर वास्तव में गुड इवनिंग सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिला, मैं कहूँगा कि वे नोटिफिकेशन सबको मिले और साथ ही लाइक वगैरह बढ़ाएं ताकि मेरा हौसला बढ़े। एक बात और, अगला जो कई बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, तो अब जो गुरुवार आएगा, गुरुवार को 8वां टेस्ट होगा, गुरुवार को 8वां टेस्ट होगा और यही लगभग 6:30 बजे शाम को। और ध्यान कर लो भी उसमें कंप्लीट सिलेबस, पूरा सिलेबस में कराऊंगा, पूरे सिलेबस का टेस्ट होगा, पूरा सिलेबस आपको करवा रहा हूँ मैं। अगले इस जो गुरुवार आएगा, आज सोमवार हो गया, मंगल बुध गुरु 3 दिन बाद, तो तैयारी कर लें। मेरी कोशिश रहेगी हर टॉपिक के ऊपर आपको मैक्सिमम मैटर मिले। हाँ गुड इवनिंग जी सर, आजकल यहाँ को नहीं, हाँ कुछ समझ नहीं आया सर आपका समझाने का तरीका, अच्छा धन्यवाद जी। तो 6 से 18 इसका उत्तर है मेरे बच्चों, 6 से 18। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत शिक्षण स्तर, एनसीएफ की भी थोड़ी सी बात है बीच में। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत शिक्षण स्तरों की सोपान की, तो बताओ भाई अगर वास्तव में क्लासें लगा रहे हो। हाँ रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, खत्री सर पढ़ाने में जान लगा देते हैं, पूरा जोर लगता है जी, कंठ पूरे अंदर से बैठ जाते हैं। ऐसे कोशिश होती है कि भाई आपको समझ आ जाए, क्योंकि तस्वीर नहीं दिखती। हाँ ऑफलाइन क्लास, बिल्कुल ऑफलाइन के तो मज़े अलग हैं, और अब यहाँ के तस्वीर सामने नहीं है तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगती है। बताएं फटाफट उत्तर बताएं मेरे बच्चों, इसका उत्तर बताएं। रिंकू रानी ये उत्तर दे रही है, बौद्ध स्मृति चिंतन, कृतिका जी सी उत्तर दे रही, रोहतास जी सी, कविता ए, अब कुछ बच्चे सी उत्तर दे रहे हैं, शर्मा प्रवीण बी उत्तर दे रहा है, गुड्डू बी, कुछ बच्चे ए उत्तर दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये टॉपिक भी छोटा सा क्लियर नहीं है, मैं करा दूं। आप देखो 3 स्तर हैं शिक्षण के, शिक्षण के कितने स्तर हैं, शिक्षण के 3 स्तर हैं, 3 स्तरीय शिक्षण है, 1 2 3। ध्यान करो, शिक्षण का पहला स्तर है प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, दूसरा स्तर है उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, और तीसरा स्तर है उच्च स्तर, उच्च स्तर। यूँ समझ लीजिए इसमें तो छोटे छोटे शिशु हो गए, छोटे छोटे शिशु हो गए, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक में बालक हो गए,
और उच्च स्तर पे किशोर व युवा हो गए, किशोर व युवा हो गए। ध्यान करो भाई, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 स्तर हैं और जो पहला स्तर है सबसे डाउन है जो, उसको कहते हैं स्मृति स्तर। स्मृति स्तर यानी रटना। छोटे छोटे बच्चे रट्टा बड़ा तगड़ा मारते हैं, कोई प्रार्थना का रट्टा मार लिया, कोई मंत्रों का रट्टा मार लिया, कई बार अपने सूत्र भी रट लेते थे। छोटे बच्चे रट्टा मारने में बहुत निपुण होते हैं, लेकिन उन्हें केवल किसी चीज़ का प्रारंभिक ज्ञान होता है, प्रारंभिक ज्ञान होता है, बोध नहीं होता, तुलना अंतर करनी नहीं आती, प्रारंभिक ज्ञान होता है। दूसरा है भाई उच्च प्राथमिक और थोड़ा माध्यमिक के बच्चे, तो इसको कहते हैं बोध स्तर। याद कर लो, बोध क्या होता है? बोध, बोध का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ की क्या करें, 2 चीज़ों में तुलना करना, अंतर करना, किसी चीज़ की व्याख्या देनी आ गई, किसी चीज़ का विवरण देना आ गया, ये सब होता है जी बोध स्तर। तो बोध आ गया, थोड़ी बड़ी क्लास के बच्चों में बोध आ गया। और तीसरा जो स्तर है जिसको कहते हैं चिंतन स्तर। और चिंतन, अब आप लोग हो जैसे, ये आपका स्तर है, ये आपका स्तर है, आपका और मेरा स्तर है चिंतन स्तर। हम हाई लेवल का चिंतन कर सकते हैं, गहराई से सोच सकते हैं, सिद्धांतों की व्याख्या कर सकते हैं, नए सिद्धांत बना सकते हैं। तो रट लो भाई, शिक्षण के 3 स्तर बताए गए हैं। सबसे छोटा स्तर स्मृति, बोध स्तर मध्यम स्तर और चिंतन उच्च स्तर माना गया है। जो सुल्तान चिंपैंजी था वो चिंपैंजी होते हुए भी उसमें चिंतन स्तर बताया गया है। चिंतन स्तर को समस्या समाधान स्तर भी कहते हैं, चिंतन स्तर को समस्या समाधान स्तर भी कहते हैं। तो बहुत ही आप बढ़िया तरीके से कोशिश कर रहे हैं और मेरी भी कोशिश है और अच्छे से आपको समझाऊं। जुड़े रहें, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, एडगर डेल के अनुभव शंकु सोपान क्रम में सर्वाधिक शिक्षण अनुभव होता है, बताएं, कोशिश करें। हाँ, खैरा रुपिंदर जी धन्यवाद। स्मृति बोध चिंतन रट्टा मार लो, स्मृति बोध चिंतन। अगला क्वेश्चन एडगर डेल का आपके सामने, देखकर बताएं भाई। दिमाग में साइको फिल्म तरियां बिठा दो, बिल्कुल फिल्म की तरह साइको बिठा देंगे, याद हो जाएगी साइको, सारी समझ में आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक शेयर बढ़ाते रहें, क्वेश्चन का उत्तर दें। एडगर डेल के अनुभव शंकु सोपान में सर्वाधिक शिक्षण अनुभव किसमें होता है? एडगर डेल ने 2 बात कही थी। एडगर डेल ने एक तो बताई थी शिक्षण की प्रभावशीलता, शिक्षण की प्रभावशीलता, शिक्षण की प्रभावशीलता किसने बताई? डेल ने। दूसरा एडगर डेल ने बताई थी सहायक सामग्री की प्रभावशीलता, सहायक सामग्री की प्रभावशीलता। तो ये 2 प्रभावशीलता किसने बताई थी? एडगर डेल ने। और एडगर डेल ने क्या दिया था भाई? कोन ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव शंकु का सिद्धांत। कोन ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव शंकु का सिद्धांत। ये शंकु कई किताबों में सीधा तो कईयों में उल्टा बनाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ऐसे समझो भी, इसमें कुल स्तर याद करने आपको, 1, 2, 3 और 4। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एडगर डेल ने कितने स्तर बताए शिक्षण के? प्रभावोत्पादकता के 4 स्तर बताए, याद करो। सबसे निम्न स्तर पे शब्द, जैसे हम केवल शब्दों द्वारा बताएं, जैसे ये स्क्रीन नहीं होती, ये क्वेश्चन लिखे हुए नहीं होते, ये मार्कर ना होता, ब्लैक बोर्ड ना होता, सिर्फ मैं बोलता, तो बहुत कम लर्निंग होनी थी। तो सबसे कम लर्निंग किससे होती है? बोले गए शब्दों से। तो शब्द सबसे नीचे रखे इसने। दूसरे नंबर पे इसने रखा द्विपक्षीय सामग्री, द्विपक्षीय सामग्री, जिसको ऐसे समझो जिसमें 2 पक्ष होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। जैसे ब्लैक बोर्ड है तो इससे थोड़ा ज्ञान बढ़ गया, इसी तरह चार्ट से ज्ञान बढ़ जाएगा, चित्र से ज्ञान बढ़ जाएगा। तो द्विपक्षीय सामग्री किसको कहते हैं? जिसमें 2 पक्ष होते हैं भाई, चार्ट, चित्र या फिर ब्लैक बोर्ड इत्यादि। तो इससे देखो आप ज्ञान थोड़ा सा नीचे से ज़्यादा बढ़ा। फिर उससे ज़्यादा ज्ञान देखो किससे बढ़ेगा? जिसको कहते हैं प्रक्षेपित सामग्री, प्रक्षेपित सामग्री। तो याद कर लो, प्रक्षेपित किसको कहते हैं? प्रक्षेपित सामग्री जिसमें गति हो, जिसमें गति हो, जिसमें गति हो, प्रक्षेपित सामग्री। जैसे हम प्रोजेक्टर चला दें, प्रोजेक्टर, तो उसमें गति होती है तो मज़ा आता है पढ़ने में। इसी तरह टीवी के माध्यम से पढ़ाएं, इसी तरह सिनेमा के माध्यम से पढ़ाएं, तो इससे और अच्छी लर्निंग होगी भाई। और सबसे अच्छी लर्निंग किससे होगी? वास्तविक अनुभव, वास्तविक अनुभव। कि हम लोग किसी वास्तविक चीज़ से पढ़ें, वास्तविक अनुभव लें, तो उससे और भी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। आपसे पढ़कर बहुत अच्छा लगा पवन जी, बहुत बढ़िया।
और आप याद कर लो, इसने पूछा क्या एडगर डेल के अनुसार सर्वाधिक शिक्षण अनुभव, तो सर्वाधिक शिक्षण अनुभव किससे होता है भाई? वास्तविक वस्तुओं से। जैसे वास्तविक वस्तु आपको दिखाई जाए, कोई पेड़ है, कोई पौधा है, कोई फूल है, उसकी रियल एक्सपीरियंस आपको भ्रमण करा के लाएं तो सर्वाधिक अनुभव होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे कम पूछ लें तो शाब्दिक अनुभव। सबसे कम अधिगम किससे होता है? शब्दों से। और सर्वाधिक अनुभव किससे होता है? वास्तविक वस्तुओं से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बढ़िया लगे तो लाइक शेयर बढ़ाते रहो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी या फिर लिखा आ जाए निर्देशक सिद्धांत या फिर लिखा आ जाए गाइडिंग प्रिंसिपल। याद कर लो, जो प्रोफेसर यशपाल ये एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। लेकिन इन्होंने इसे पूरा नहीं किया। पेपर में पूछते होते हैं कि एनसीएफ को पूर्ण किसने किया? एनसीएफ 2005 को पूर्ण किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे जिन्होंने एनसीएफ को पूरा किया। बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी, बहुत बधाई, आपकी क्लास बहुत अच्छी है, पाली से आपका धन्यवाद जी। और भी अच्छी अभी क्वेश्चन है, 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास आने वाले हैं। तो आप देखें, प्रोफेसर यशपाल जो है उन्होंने इसे पूरा नहीं किया था। किसने किया था? कृष्ण कुमार ने। प्रश्न है रटंत प्रणाली मुक्त शिक्षा। रटंत प्रणाली क्या होती थी? जो पुरानी विधियां जैसे व्याख्यान विधि है तो ये शिक्षक केंद्रित होती है, तो इसे बढ़िया नहीं मानते। इसी तरह जैसे हिस्ट्री के अंदर कोई स्रोत संदर्भ विधि है, इसे बढ़िया नहीं मानते। पुरानी विधियां जो हैं वो रटंत होती थी, रट्टे पर आधारित होती थी, उनको बेस्ट नहीं माना जाता। आपसे पढ़कर अच्छा लगा जी, बहुत धन्यवाद आपका। सर ऑफलाइन क्लास में आप आओगे? बिल्कुल आएंगे और एक एक चीज़ याद कराएंगे, एक एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, एक एक चीज़ आपको बढ़िया से बढ़िया कराने की कोशिश करेंगे। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। आजकल के बच्चे आप जानते हो, उनको अंग्रेजी तो आने लग गई लेकिन हिंदी के अंदर उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, उनको बेसिक चीज़ों का नॉलेज नहीं है। घड़ी में 4:45 और 4:45 में अंतर नहीं पता। तो इस प्रकार ज्ञान बाहरी जीवन से जुड़े, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ें। शानदार, लाजवाब। धाकड़ खत्री जी, रमेश जी, बहुत धन्यवाद। लचीली परीक्षा क्या होती है? लचीली परीक्षा CCE, सतत और समग्र मूल्यांकन। सतत व समग्र मूल्यांकन। मेरा पिछला मूल्यांकन का वीडियो देखें, उसमें आपको पता लगेगा। सतत मूल्यांकन के बारे में मैंने योगात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन के बारे में पूरा डिटेल में बताया किस तरीके से होता है 60-40 का परसेंटेज। तो लचीली परीक्षा भी इसी के अंदर आती है। ज्ञान बाहरी जीवन से जोड़ना, रटंत प्रणाली मुक्त शिक्षा, चहुमुखी विकास वाला पाठ्यक्रम। पढ़ाई कैसी हो? जो बालक का शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक सभी पक्षों का विकास करे, ऐसी पढ़ाई हो। ये भी कहा, लेकिन ये नहीं कहा बालकों में स्थानीय चरित्र का विकास। तो ये गलत है। सिर्फ अपने अपने क्षेत्र की सोचना बहुत गलत है। प्रमिला बुक्स दो थारा, अब में जे कुछ नहीं समझ आई भाई, थोड़ा सा हिंदी लिख दिया करो, अंग्रेजी कम हो। तो देखें, बालकों में स्थानीय भावना का विकास नहीं करना। बालकों में कौन सी भावना का विकास करना है? राष्ट्रीय चरित्र का विकास। राष्ट्रीय चरित्र का विकास। साडा पंजाब और मारो राजस्थान अकेला उचित नहीं है। हाँ, मेरा भारत महान की भावना होनी चाहिए। हम सब के अंदर एक भावना होनी चाहिए। जैसे संजय जी कहते होते हैं जय हिंद जय भारत। तो कोशिश करें कि सिलेबस ऐसा हो जिसमें 75% तो राष्ट्रीय भावना का सिलेबस हो और 25% जो है वो स्थानीय टच हो। इस प्रकार का सिलेबस हो। तो इसका उत्तर क्या है? द, कि अकेला स्थानीय चरित्र विकसित नहीं करना, राष्ट्रीय चरित्र विकसित करना है। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत शिक्षा के 3 प्रकारों पर चर्चा की गई है। निम्न में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? शिक्षा के 3 प्रकार। मन खुश हो गयो, बहुत धन्यवाद। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग शकीला जी, और जुड़े रहें। 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं। देखो, इसने कहा औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, स्वेच्छाचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा। एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इंग्लिश में प्रमिला सही है, लेकिन वो बस पुरानी बातें हैं। सर पंजाब वाले रीट दे सकते हैं जी? बिल्कुल दे सकते हो, जनरल कैटेगरी के अंदर दे सकते हो। तो बताएंगे भाई, स्वेच्छाचारी शिक्षा नहीं होती। आप ध्यान करो, 2 प्रश्न आते होते हैं। शिक्षा के रूप। तो शिक्षा के 2 रूप हैं।
एक तो राजतंत्रीय या निरंकुश शिक्षा या स्वेच्छाचारी शिक्षा या स्वेच्छाचारी शिक्षा जो बढ़िया नहीं मानी जाती। इसमें शिक्षक प्रधान होता था, बच्चे की गतिविधि पे ध्यान नहीं दिया जाता था। एक अब चलती है जिसको कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित या फिर लोकतांत्रिक शिक्षा, लोकतांत्रिक शिक्षा। और आज इसी का महत्व है। आज शिक्षक जो है वो एक गाइड है, आज शिक्षक एक निर्देशक है और जो विद्यार्थी है वो प्रमुख है। बालक की अभिव्यक्ति, बालक की अभिव्यक्ति को प्रमुख स्थान दिया गया है वर्तमान में। जितने भी थिंकर हैं, जॉन ड्यूवी है उसने भी इसका समर्थन किया, इसी तरह किलपैट्रिक ने इसका समर्थन किया। वर्तमान में जितने भी थिंकर हैं, पेस्टोलॉजी ने भी इसका समर्थन किया। तो याद कर लो भी शिक्षा जो है, राजगढ़ चूरू से नमस्कार जी, गुरु दिल्ली वाले दे सकते हैं क्या? हाँ, पूरे इंडिया वाले दे सकते हैं, बस ये अभी अदर स्टेट वाले जो जनरल में काउंट हो जाते हैं। तो एक बात और याद कर लो, औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? बस ये सिंपल भाषा में याद कर लो, जो स्कूल कॉलेज की शिक्षा है, स्कूल कॉलेज की शिक्षा जो हमने पढ़ी है वो औपचारिक है। एक है अनौपचारिक शिक्षा, ये जीवन भर चलती है, जीवन भर कहीं से भी, जीवन भर कहीं से भी चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जिंदगी के हर क्षण जो हम सीखते हैं वो कौन सी शिक्षा? अनौपचारिक। और तीसरी बच गई निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा किसको कहते हैं? जैसे प्रौढ़ शिक्षा भी अपना काम धंधा भी कर रहे हैं और साथ में पढ़ भी रहे हैं। जैसे ओपन बोर्ड से पढ़ते हैं हम, ओपन बोर्ड से पढ़ाई करते हैं तो अपनी नौकरी भी कर रहे हैं और ओपन से पेपर भी दे रहे हैं, तो वो कौन सी शिक्षा होती है? निरौपचारिक शिक्षा। प्रश्न आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, ऐसे पूछा हुआ है कि एजुसेट क्या है? एजुसेट क्या है? तो एजुसेट निरौपचारिक शिक्षा का एक माध्यम है। एक सैटेलाइट छोड़ा गया है अंतरिक्ष में जो ओपन एजुकेशन के लिए काम करता है, एजुसेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। धन्यवाद गुरु, बिल्कुल दे सकते हो पेपर। अनौपचारिक शिक्षा जीवन भर चलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़े से आसान लेकिन पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। पाठ्यक्रम कलाकार रूपी शिक्षक के हाथ का औजार है जिससे वह अपने बालकों को भविष्य को आकार देता है। भाई टीचर एक कलाकार है, शिक्षक एक कलाकार है और उसके हाथ में जो ये कलम है, उसके हाथ में जो कलम है उससे वो अपने बच्चों को चित्रित करता है, उनको कामयाब करता है, उनको कामयाब करता है। तो याद करो भी किसने कहा ये बताना है, इंपॉर्टेंट है। गुरुजी सारा ने पापा कौन चलाओ के, हाँ बिल्कुल, एक धारा बीच में रहेगी। कोई बच्चा पूछ रहा है धारा 11, धारा 11 इंपॉर्टेंट है। धारा 11 में आंगनबाड़ी के बच्चों का उल्लेख है। आंगनबाड़ी बालबाड़ी के छोटे छोटे बच्चे, और छोटे छोटे बच्चे कैसे चलते हैं? पा 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 पा, ओले ओले चाले नहीं है, पा पा करके चाले। तो 11 नंबर धारा बन गई। देखो 11 नंबर पगा पर चाले, तो पापा वाली धारा 11 नंबर धारा, आंगनबाड़ी वाली धारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंगनबाड़ी का उल्लेख धारा 11 में 2 डंडा है, ये 2 पग मान लो, पा 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 चाले, तो धारा 11। अच्छा, बात चल रही थी, याद कर लो, कैसे कलाकार कैसे कनिगम, कैसे कलाकार कैसे कनिगम, कैसे कलाकार कैसे कनिगम, याद हो जाएगा। TP-NN ये क्या कहता है पाठ्यक्रम के बारे में? ये कहता है कि पाठ्यक्रम मानव आत्मा का भव्य प्रदर्शन है, मानव आत्मा का भव्य प्रदर्शन है। तो T से टीचर, P से परमात्मा का रूप है, T से टीचर, P से परमात्मा का रूप है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। T से टीचर, P से परमात्मा का रूप है। और नन से नन्हे नन्हे बच्चे, नन से नन्हे बच्चे मानव आत्मा का रूप है, मानव आत्मा का रूप है। तो आत्मा शब्द आएगा पेपर में तो परमात्मा याद आ जाएगा। तो T से टीचर, P से परमात्मा, नन से नन्हे नन्हे और आत्मा लिखा हुआ आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुनरो क्या कहता है? मुनरो कहता कि पाठ्यक्रम में वे सभी वस्तुएं आ जाती हैं, पाठ्यक्रम में वे सभी वस्तुएं आ जाती हैं जिनके द्वारा शिक्षक जो है वो बालकों का भविष्य बनाता है। तो याद कर लो सभी वस्तुएं। मुन्ना रोता है। मुन्ना क्यों रोता है भाई?
बताओ भाई, मुन्ना इसलिए रोता है कि मैंने तो सारी वस्तुएं चाहिए, मुन्ने ने तो सारी वस्तु चाहिए। बाजार जाता है, पापा वही ले दो वही ले दो, नहीं लेके देते तो मुन्ना रोता है। मुन्ना रोता है क्योंकि उसको सभी वस्तुएं चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर हरियाणा से शादी करके राजस्थान में आई है, वो किस में आती है जी? जनरल में आती है। हरियाणा से आई है तो वो जनरल में आती है, क्योंकि बेटी लड़की जो है वो हमेशा पिता के हल्फनामे से, पिता के उससे चलेगा, जाति भी उसकी पिता वाली रहेगी। बलिहारी गुरु आपने बिल्कुल गोविंद दियो बताए। इंपॉर्टेंट है भाई, जो उद्देश्य की पूर्ति करती है, बिल्कुल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने देखो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीएफ 2005 का निम्न में से सुझाव नहीं है, निम्न में से सुझाव नहीं है। वो कहता है कि रचनात्मक पाठ्यक्रम होना चाहिए। थोड़ा सा बता दूं आपको, आज बहुत बड़ी डिमांड है। आज जो सिलेबस आया है उसमें स्पेशल ये टॉपिक दिया जी, रचनावाद या निर्मितवाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रचनावाद या निर्मितवाद। और इसमें 5 थिंकर 6 थिंकर याद करने हैं आपको। एक तो जीन प्याजे, एक ब्रूनर। इनका तो कौन सा रचनावाद है? व्यक्तिगत रचनावाद। ये तो कहते हैं कि बच्चे अपने दम पे सीखते हैं, जिंदगी में जैसे जैसे ठोकरें खाओगे वैसे वैसे सीखोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। और एक भाई वाइगोत्स्की, ये रूस का रहने वाला था। एक बांडुरा कनाडा का रहने वाला था। और एक इरिक्सन जर्मनी का था मेरे विचार से, इरिक्सन। और एक इसमें और है, वाइगोत्स्की, बांडुरा, इरिक्सन और कोहलबर्ग। ये जो थिंकर है ना, इन्होंने ज़्यादा जोर किस पे दिया? सामाजिक रचनावाद। ये कहते हैं कि बच्चे समाज से सीखते हैं। जैसे अपने इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं आजकल, रूम में रहने का जैसे अपने सिस्टम हो गया ना, 2-3 जने, जय श्री राम, रूम में रहने का सिस्टम हो गया कि भाई 3-4 लड़के रहते हैं, तो भी आपस में डिस्कस कर लो कि भाई लोक देवता पढ़ेंगे, कि कल तू ऐसे करना, जाम्बो जी के बारे में बोलना और हम सुनेंगे, और मैं जो है वो गोगा जी के बारे में बोलूँगा और हम सारे सुनेंगे। तो आपस में डिस्कस करके पढ़ना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं थिंक पेयर शेयर। सोचो, जोड़े बनाओ और आपस में शेयर करो, विचारों का आदान प्रदान करो। रचनावाद, तो रचनावाद पे तो बल दिया था एनसीएफ ने। व्यवहारिक शिक्षा में आप सभी जानते हो, व्यवहारिक शिक्षा आज की डिमांड है। व्यवहारिक शिक्षा पर गांधी जी ने भी विचार रखे थे। गांधी जी ने कहा था कि बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा दो। इसी तरह सतत और व्यापक परीक्षा, अभी बताया ही था कि सीसी द्वारा लचीली परीक्षा। लचीली क्या है इसमें? लचीली ये है कि भाई अपने टाइम में क्या होता था, अपने टाइम में मान लो किसी बच्चे की वार्षिक परीक्षा वो नहीं दे पाया, वार्षिक परीक्षा के टाइम में उसके कोई बहुत बड़ी घटना होगी जिंदगी में, तो वार्षिक परीक्षा वो नहीं दे पाया, तो उसके तो बेचारे के 100 नंबर का जो है हर सब्जेक्ट में मैटर गया। अब भले ही उसके पहले टेस्ट, दूसरे टेस्ट, तीसरे टेस्ट और अर्धवार्षिक में 100 में से मान लीजिए उसके 70 नंबर हैं, तो इंटेलिजेंट तो है वो, लेकिन वार्षिक परीक्षा नहीं दे पाया, तो उसका मूल्यांकन तो 200 में से होगा ना, और 200 में से कितने आए उसके 70, तो वो फेल हो गया। तो ये जो था सिस्टम ये खराब था। अब सीसी आ गया, तो सीसी के अंदर जो है बच्चे के सभी पक्षों को साथ लेकर चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रही है, बढ़िया लग रहा है, आपके कमेंट शेयर अच्छे आ रहे हैं, तो लाइक बढ़ा दीजिए। 900 के आसपास लाइक होने वाले हैं, पूरा कर दीजिए। हमेशा अपनी क्लास में 1000 लाइक होते हैं, तो कोशिश करें। आपको एक एक चीज़ याद करा रहा हूँ मैं। अभिव्यक्ति का माध्यम मातृभाषा में हो, ये बात भी हमने कर ली कि सीसी कहता है, एनसीएफ कहता है, ये बात है। एनसीएफ कहता है कि जो छोटी क्लास है, खास करके कक्षा 3 तक मौखिक मातृभाषा पर बल, मौखिक मातृभाषा। तीसरी तक बच्चों को बांगी बोली में पढ़ाओ, बांगी भाषा में पढ़ाओ। गुरुजी बस बेगा चलो, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन ही सारा 3-4 ही रहे है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा आज की डिमांड नहीं है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा आज की डिमांड नहीं है। सर फिर ईडब्ल्यूएस बन जाएगा। हाँ, ईडब्ल्यूएस से जिनके पास बीए में एक सब्जेक्ट है उनका ईडब्ल्यूएस है, जैसे हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे ज्योग्राफी है, ईडब्ल्यूएस है, तो लेवल 1 है उनका, सामाजिक बन जाएगा। एनसीएफ 2005 के बारे में सत्य कथन है। एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल ने की, हमने बता दिया, लेकिन याद कर लो पूर्ण किसने किया? पूर्ण किसने किया? प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने, प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने। अकेले नहीं थे, इसमें कुल 21 फोकस समूह थे।
पेपर में पूछते होते हैं। एनसीएफ 2005 में कुल कितने फोकस समूह थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 21 फोकस समूह थे इसमें। अब तक 1975, 1988, 2000 और 2005 में एनसीएफ निर्मित हुए। ये भी सही है, ये भी सही है। एनसीएफ 2005 का 22 भाषाओं में अनुवाद हुआ। 8वीं अनुसूची में लिखित 22 भाषाओं, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर सभी का सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया, इसका उत्तर सबका सही है। और लगभग सभी बच्चों को पता है। ये थोड़े बेसिक क्वेश्चन आ गए। अंतिम 2 क्वेश्चन प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। बताओ तो भाई मेरे बच्चों, प्रगतिशील शिक्षा। हाँ, ईडब्ल्यूएस, अच्छा कास्ट पूछ रहे थे क्या? हाँ, ईडब्ल्यूएस एक प्रमाण पत्र है। जो लोग जनरल में आते हैं, जनरल में जो लोग आते हैं, सामान्य जाति में, अगर उनकी पारिवारिक आय 8 लाख सालाना से न्यून है और अगर उनके पास 3 एकड़ से कम जमीन है और म्यूनिसिपल एरिया में अगर उनका मकान 1000 स्क्वायर फुट से कम है, तो वो ईडब्ल्यूएस में आता है। और ईडब्ल्यूएस को 5% की छूट है। तो ये कोई बनाना चाहे तो अच्छी बात है। हाँ, देखें भाई, इसका उत्तर दें। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दी? तो याद कर लो, जॉन ड्यूवी ने। जॉन ड्यूवी है इसका उत्तर है। कुछ बच्चे ये दे रहे हैं, हाँ बी उत्तर भी आ रहा है, डी भी दे रहे हैं कई, रूसो नहीं है, याद कर लो। मैकडूगल जो थे वो प्रेरकवाद के जनक थे और मूल प्रवृत्तियां बताई थी उन्होंने 14। और जॉन लॉक थे वो साहचर्यवाद के जनक थे। साहचर्यवाद के जनक कौन थे? जॉन लॉक। और उनका एक सहयोगी था बर्कले, ये भी इंपॉर्टेंट है। और रूसो जो है वो प्रकृतिवाद के जनक थे। और इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी? एमिल या एमाइल पुस्तक लिखी थी। और पीछे कौन बच गया? पीछे बच गया भाई जॉन ड्यूवी। और जॉन ड्यूवी ने यूएसए अमेरिका में यह अवधारणा दी थी। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी? भाई जॉन ड्यूवी ने दी थी। और आप सबको गुरुजी ने पिछली क्लास में बताया है कि जॉन ड्यूवी प्रयोजनवाद के जनक थे। और जॉन ड्यूवी जो है इनका एक शिष्य था किलपैट्रिक, उसने प्रयोजना विधि दी थी। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, अब आगे देखें। आरटी एक्ट 2009 की धारा 12 में शामिल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट धारा है ये, सबसे इंपॉर्टेंट धारा मैंने सबसे लास्ट में रखी है। बहुत ही महत्वपूर्ण धारा। अपने टॉपिक पे चलें, सबसे महत्वपूर्ण धारा सबसे लास्ट में रखी है। देखें भाई, आरटी एक्ट की धारा 12, इसमें लिखा है कि दुर्बल या निर्बल वर्ग हेतु 25% आरक्षण निजी विद्यालयों में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक निजी विद्यालय अपनी कुल सीटों का 25% जो है वो कमजोर वर्ग के लिए रखेगा, कमजोर आय वर्ग के बच्चों के लिए रखेगा। इंपॉर्टेंट है। दूसरा, निम्नतम कक्षा से 8वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा। मान लीजिए कोई बच्चा उस विद्यालय की पहली कक्षा में प्रवेश ले लिया, तो वो वहाँ 8वीं तक पढ़ेगा, उसको रोक नहीं सकते पढ़ने से। बहुत इंपॉर्टेंट है। और राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण का प्रावधान। तो ये क्या कहना चाहता है कि भाई उस बच्चे की तो फीस लगी नहीं, वो बच्चा तो उस स्कूल में निःशुल्क हो गया, लेकिन उसकी फीस भरेगा कौन? तो उसकी फीस कौन भरेगा भाई? राज्य सरकार भरेगी, बच्चों के हिसाब से भरेगी ये फीस। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट धारा ये आपके सामने थी। तो मैं ये बता रहा था, इसमें उपयुक्त सभी है। अगली क्लास अपनी गुरुवार को होगी, गुरुवार को लगभग 6:30 बजे। और सभी टॉपिक का टेस्ट होगा, तो तैयारी करके आएँ। बहुत बढ़िया आपने सहयोग दिया। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं, कुछ नए जुड़े हैं, तो अपने चैनल पे सारे वीडियो एक हिंदी और साइको के नाम से प्ले लिस्ट में हैं, उनको भी सुने, आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे भाई। हाँ, बहुत बढ़िया। सभी सब्सक्राइब करें चैनल को। जो नए साथी जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, और अभी 8:30 बजे संजय सर की क्लास होएगी, जिसमें वो नॉन स्टॉप आपको जो है वो 500 क्वेश्चन मेरे ख्याल से देंगे ऑल राजस्थान के। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। शुभ रात्रि, सबको गुड नाइट।